कि एक हम लोगों की ये संस्था जो वेंचर पार्क है ये बिहार सरकार से मान्यता प्राप्त है और हम लोग भारत सरकार में भी DPIT से भी हम लोग अप्रूव्ड ये है जो है स्टार्टअप इनक्यूबेटर है। और बेसिकली करीब अभी हमारे यहाँ 100 स्टार्टअप हैं जो कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं और बिहार सरकार का एक बड़ा इनोवेटिव स्कीम है जिसमें कि 10 लाख रुपए तक का सीड मनी का प्रोविजन है। तो हम लोगों के हेल्प से और हमारे साथ लगभग अभी तक 35 स्टार्टअप को सीड फंडिंग का भी 10 लाख रुपए का हेल्प मिला है। इसके अलावा हम लोग अपने जो स्टार्टअप है उनको डिफरेंट उनका नॉलेज अपग्रेडेशन के लिए हम लोग सेशन करते रहते हैं और इसी के इसमें जो है तो आज हम लोग पुकार साहब को सुनेंगे रोल ऑफ लीडरशिप के ऊपर में और हमको लगता है कि आज पुकार साहब को ही ज्यादा बोलना चाहिए, हम लोग को ज्यादा सुनना चाहिए। पुकार सर आप बोलिए। उनका म्यूट है सर, उनके तरफ से बोलिए उनको अनम्यूट करने के लिए। हाँ गुड इवनिंग फ्रेंड्स एंड आई एम स्पेशली थैंकफुल टू अर्चन देव सर फॉर गेटिंग कनेक्टेड टू BIA। एक्चुअली BIA के साथ मेरा कनेक्शन हुआ था हमारे वही समस्तीपुर के एक स्टार्टअप है वेबिनार स्टोर के मिस्टर कुणाल। तो कुणाल जी एक्चुअली मेरे मेंटी हैं करीब 1.5 साल से। उसके बाद दूसरे मेंटी आए आपके पटना से डॉक्टर गौतम कुमार क्यूरेस के। तो इन दोनों ने बोला कि सर पटना में BIA है, हम आपको उनका कनेक्ट देते हैं। अब देखिए दुनिया कितनी छोटी है कि कनेक्ट होते होते पता चला कि अर्चन साहब एक्चुअली आसाम नेस्ट जो है IMCIP के जो इधर आसाम का जो है आसाम नेस्ट वो उनके बारे में पूरी जानकारी है। तो प्रांजल कुंवर साहब से भी जानकारी हुआ उस दिन। तो एक्चुअली क्या है मैं वही बोल रहा था कि कोई भी स्टार्टअप भी इसी तरीके का है कि यदि हमको वो जुनून है काम करने का तो दुनिया कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, दुनिया बहुत छोटी है और लाइक माइंडेड लोग आपस में जुड़ ही जाते हैं। तो इसमें सबसे बड़ी चीज जो आती है लीडरशिप। देखिए इंडिविजुअली भी एक लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए। मैं स्टार्टअप के लिए बोलूंगा बट स्टार्टअप तो हो गया एक ऑर्गेनाइजेशन, एक संस्थान है कि नहीं। बट इंडिविजुअल अपने मैंने इंडिविजुअल व्यक्तित्व के हिसाब से भी देखा जाए तो लीडरशिप रोल बहुत बड़ा एक रोल प्ले करता है हमारे सपनों को पूरा करने के लिए, हमें वो जुनून पैदा करने के लिए, जुनून को मेंटेन करने के लिए कि हम उसको आगे कैसे लेके जाएं। तो आज का ये जो सब्जेक्ट अर्जुन साहब जो पूछे कि क्या होना चाहिए, तो एक्चुअली इसी के तरीके का एक सेशन आ गया था मेरे पास घाना से। तो मैंने सोचा कि ये तो एक्चुअली ग्लोबल टॉपिक है, तो क्यों ना इसी पर इस बार थोड़ा सा संक्षिप्त में बात किया जाए, जिसमें मैंने इसको थोड़ा सा डिटेलिंग किया टेक्निकल टू जनरलिस्ट। टेक्निकल बोले तो कोई भी कंपनी चलाने के लिए जो भी व्यवस्था संस्थापन होना है, लाइक मैन्युफैक्चरिंग हो, सेल्स हो, प्रोडक्ट हो, जो भी हो, तो वो एक टेक्निकल पार्ट हम बोल सकते हैं। और जर्नलिस्ट का मतलब है कि एक जनरल व्यू ऑफ लीडरशिप। तो इसमें मैंने थोड़ा सा एग्रीटेक का स्टार्टिंग किया, बट उसको इसलिए किया क्योंकि पूरा जनरल लीडरशिप के ऊपर बोलेंगे तो ये थोड़ा सा समझने में लिंक में थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा एग्री से शुरू करते हैं। ऐसा तो मेरा डोमेन तो ओपन है मोटा मोटी, बट एग्रीटेक को लेके फिर मैंने ये लीडरशिप के ऊपर बताने की कोशिश की। अच्छा सर, ये स्लाइड मैं शेयर करूं या फिर ऐसे ही फिर स्लाइड शेयर होगा? मैं शेयर कर दूंगा, आप जस्ट इशारा कीजिए। हाँ अच्छा, अभी आपके तरफ से आगे होगा ना? ओके शेयर है। ओके। तो यदि आप दूसरे स्लाइड पर जाएं तो वहां पर जस्ट मैंने एक स्टार्टअप का ही बात बताया है, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का एक स्टेटमेंट है, नीचे वाले स्लाइड में देखिएगा। तो उनका एक्चुअली यही उनका विजन था और है अभी भी और रहेगा, कि वो बोलते हैं कि आई वांट टू सी स्टार्टअप्स, उनके साथ जो टेक्नोलॉजी इनोवेशन हो रहा है, और इनोवेशन ये एक्साइटिंग एंड इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट है कोई भी कंट्री का। यहाँ पर स्पेसिफिकली इंडिया लिखा गया है। कोई भी देश के, कोई भी समाज में, कोई भी सभ्यता में आपका टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन ये बहुत जरूरी होता है, जो हम प्रायः बोलते हैं कि इनोवेटिव माइंडसेट एंड एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट। तो इनोवेशन से ही एंटरप्रेन्योरशिप आएगा, बिकॉज हम सबको मालूम है कि नेसेसिटी इज मदर ऑफ इन्वेंशन।
जब जरूरत पड़ती है तभी उसका इन्वेंशन होता है। कोई भी आप इन्वेंशन की हिस्ट्री निकालो, डिस्कवरी की हिस्ट्री निकाल लो, तो आज के समय पर कोविड हो, कोविड ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये हमारी जरूरत है। क्योंकि आप देख रहे हो कि दुनिया में जनसंख्या तो एक बहुत बड़ा एक समस्या ही बोल सकते हैं, जिसके चलते आधुनिकीकरण, उद्योगीकरण, बहुत सारी चीजें हो रही है। तो सबको बराबर का हिस्सा मिलना, बराबर का हिस्सा देना नॉन ट्रेडिशनल वे में दिक्कत है। बट यदि आप देखो तो सिस्टम, यदि कोई टेक्नोलॉजी को मैंने अडॉप्ट किया जाए, टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करके हमने देखा है, हमने पाया खुद हमारे जैसे देश में कि हमने इस चीज को कितने सरलीकरण किया कर सके हम लोग। जैसे कि आप आधार कार्ड देखो, आप पैन कार्ड देखो, आप कोई भी छोटी छोटी चीजें देखो, सब अब धीरे धीरे टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म बने, आपका इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी मिलके ये काम कर रहा है। तो इसमें स्टार्टअप बेसिकली बोला जाए तो एक बिंदु है। स्टार्टअप क्या है, जैसे सरकार अपना एक तरीके से करेगी, हम किस तरीके से करेंगे, हम हमारे करने का तरीका क्या हो सकता है। हमारे करने का तरीका हो सकता है कि हम कोई उद्यमी बने, और उसी उद्यमी को हम बोल सकते हैं शुरुआती उद्यमी, इसीलिए स्टार्टअप। धीरे धीरे वो स्टैंड अप, ऐसे बहुत सारी चीजें। बट ये एक फैक्ट, ये एक जस्ट एक क्या बोले उसको, टेक्निकल वर्ड है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। आप स्टार्टअप बनने के लिए ABCD अप टू जेड नहीं जाके भी आप कहीं से भी शुरू कर सकते हो। डिपेंड करता है कि आप में उद्यमिता की जो पैशन है, जो आग है, वो कितनी है। अब इसमें लीडरशिप की क्या रोल है वो आगे बताऊंगा, बट इसके पहले मैं एग्रीटेक बोला, इसलिए 2-4 स्लाइड एग्रीटेक का रहेगा। दूसरी स्लाइड में आप देखोगे फिक्की और प्राइस वाटर कूपर्स का एक नॉलेज रिपोर्ट आया था इसके ऊपर, एग्रीकल्चर के ऊपर। तो इसके बाद वाली स्लाइड में पॉइंट्स है, उसको आप थोड़ा स्लाइड करने से देखोगे। इसमें जो बोला गया था फिक्की और एग्रीटेक का, सॉरी प्राइस वाटर कूपर्स का, कि इंडियन फार्मर जो है वो नॉर्मली एसएचएफ है, माने कि स्मॉल हाउस होल्ड ग्रुप के तरीके के हैं। और उसमें देखा गया है कि करीब करीब 40 क्रिटिकल फार्मिंग एक्टिविटीज होती है, जिस पर सरकार, जिस पर लोगों को, जिस पर हमारी सोसाइटी को, पॉलिसी मेकर्स को अपना अटेंशन देना बहुत जरूरी है। और इन्फॉर्म डिसीजन होना है। इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग कैसे होगा यदि हमारे पास प्रॉपर डेटा नहीं रहेगा। क्योंकि हम बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आएगा, क्लाउड कंप्यूटिंग आएगा, रोबोटिक्स आएगा, ये आएगा, इंडस्ट्री 4.0 आएगा, बट जब तक हमारे पास प्योर रॉ डेटा नहीं रहेगा, हम उसके ऊपर डेटा एनालिटिक्स नहीं कर पाएंगे, तो हमारी टेक्नोलॉजी कोई काम की नहीं। तो इसके लिए इन्होंने बोला था सरकार को कि आप थोड़ा सा इस पर अटेंशन दे, इस पर कुछ डेटा डेवलप करें, कुछ पायलटिंग करे, ताकि इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग हो सके पॉलिसी मेकर्स को। उसी प्रकार से एग्रीटेक स्टार्टअप्स बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है, आगे करेगा भी, जिससे वो कि एटलीस्ट डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज, जो कि एडवांस टेक्नोलॉजीज को इम्प्लीमेंट करके उन्होंने जो हमारे फार्मर्स के पोटेंशियल, हिडन पोटेंशियल्स थे, उसको उन्होंने उजागर करने में सक्षम भी हुए। और ये भी बता दें कि इंडिया इज नेक्स्ट टू US एंड चाइना इन टर्म्स ऑफ एग्री फंडिंग, एंड हैज सिक्योर्ड क्यूमुलेटिव इन्वेस्टमेंट बताया गया है 1.5 बिलियन USD, माने US डॉलर, लास्ट 10 साल में। इंडिया में करीब करीब 700 से ज्यादा एग्रीटेक है, जिन्होंने दे आर प्रोवाइडिंग कस्टमाइज सॉल्यूशंस टू फार्मर्स को उन्होंने कस्टमाइज सॉल्यूशंस बोले तो जैसा जगह वैसा सॉल्यूशन। बिहार में जैसा सॉल्यूशन, वो सॉल्यूशन आसाम में देने से नहीं होगा, आसाम का अलग सॉल्यूशन, वैसे केरला का अलग सॉल्यूशन, जम्मू कश्मीर का अलग सॉल्यूशन। तो कस्टमाइज सॉल्यूशन देने में वो सक्षम हुए। और फ्यूचर पोटेंशियल देखा गया है एग्री स्टार्टअप के लिए। इसमें ऐसा दिखाया गया कि ये इतना ही बृहद है कि $10 बिलियन एंड बियॉन्ड जर्नी होगा इसमें। और भारत सरकार हैज बीन प्रेजेंटिंग इट्स डीप कमिटमेंट, ये तो दिख ही रहा है, कमिटमेंट तो काफी है। अभी देखिए नीति आयोग से हो, कहीं से भी हो, उन्होंने पॉलिसी रिफॉर्म्स भी लाया है एग्रीकल्चर में और एलाइड सेक्टर में, ताकि एग्री स्टार्टअप इकोसिस्टम का डेवलप ही नहीं, वो सस्टेन भी रहे। अभी आगे वाले स्लाइड में मैं थोड़ा सा इंफोग्राफिक्स दिखाऊंगा, इसके बाद वाली स्लाइड में आप स्लाइड करेंगे तो
Sir, please unmute yourself. उनका म्यूट है। ये वाली स्लाइड देखोगे तो इसमें एक्चुअली जस्ट एक स्टार्टअप इकोसिस्टम हब का मैंने जस्ट एक रूपरेखा बताया है। इसमें कुछ प्रोमिनेंट स्टेट जैसे आप देखो कर्नाटक देखोगे प्रोमिनेंट है, महाराष्ट्र प्रोमिनेंट है, उसके बाद आप देखोगे दिल्ली एनसीआर है, हरियाणा है, तमिलनाडु। इस प्रकार की ये इकोसिस्टम हब के बारे में बताया जा रहा है कि किस तरीके से एग्रीटेक स्टार्टअप सबसे ज्यादा किन किन राज्यों में है। तो इन राज्यों में इसीलिए ज्यादा है क्योंकि वहां पर कर्नाटक का एक फायदा हो जाता है, तेलंगाना और आपका ये कर्नाटक बेसिकली जो हैदराबाद, बेंगलोर ये सब पहले से ही सिलिकॉन वैली के हिसाब से था। और महाराष्ट्र जैसे कि मुंबई है, पुणे है, तो ये पहले से कमर्शियल कैपिटल है। बट इसका मतलब ये नहीं कि बाकी राज्यों में ये काम नहीं हो रहा है, सब राज्यों में हो रहा है, बट इनका प्रोमिनेंसी वो फिक्की के रिपोर्ट में दिखा। अब आगे वाले स्लाइड में चलेंगे हम लोग, उसमें मेजर स्टार्टअप्स कौन कौन है उसका कुछ मैंने दिखाया है। ये मेजर स्टार्टअप्स है, अभी तो और काफी स्टार्टअप्स आ गए हैं, जैसे कि ये कुछ मेजर स्टार्टअप्स है जो जैसे कि 63 आइडिया, इन्फोलैब्स, EM3 एग्री सर्विस, इंटेलेलॉएप, स्टार एग्री बाजार टेक्नोलॉजी, यूलिंक। ये सब में इनका आउटलाइन क्या है, आउटलाइन बोले तो इनका डिफरेंशिएशन क्या है, क्योंकि स्टार्टअप या कोई भी बिजनेस में जब तक आपका डिफरेंशिएशन ना हो, क्योंकि देखिए सब लोग तो रेड ओशन में ही है। अब रेड ओशन में कोई ब्लू ओशन तैयार कर पाए तो उसको कहा जाता है डिफरेंशिएशन। जैसे कि मान लीजिए एयरबीएनबी हुआ, ओला हुआ, उबेर हुआ, ओयो हुआ, उसने नया कुछ नहीं किया, वो रेड ओशन में ही थोड़ा सा डिफरेंशिएशन लाके एक ब्लू ओशन तैयार किया, और उसके बाद देखिए ब्लू ओशन फिर रेड ओशन हो गया। तो ये डिफरेंशिएशन इनका कहाँ कहाँ है जिसके चलते ये मेजर हो गया। पहला वाला देखिए, ये क्या करता था, ये डायरेक्ट फार्म प्रोडक्ट्स ग्रोवर से बाय करता था इंटरनेट के भाया एंड सेल करता है रिटेलर को, उसका वो आउटलाइन था। दूसरे वाले का देखिए, वो ट्रैक्टर्स और एग्रीकल्चर मशीनरी को लीज पर देता है घंटे के हिसाब से। तीसरा वाला देखिए, वो सिस्टम प्रोवाइड करता है ऑटोमेटिक सॉर्टिंग ऑफ प्रोड्यूस। कोई भी अपना आपका जो प्रोड्यूस हो, जैसे कि आप मान लीजिए सेव हो, एप्पल हो या ऑरेंज हो, उसके साइज के हिसाब से वो ऑटोमेटिक सॉर्टिंग करवा देता है सिस्टम, मैंने इक्विपमेंट्स डाल के, जिससे कि उसको सुविधा हो कि भाई कौन सा प्राइस क्या रखें। चौथे वाले का देखिए, एक ऑपरेटिंग प्लेटफॉर्म भी तैयार कर दिया जो किसके वो फार्मर्स को डायरेक्टली और रिटेलर से ऑनलाइन लिंक करवा पाया, पर अक्रॉस काफी बड़ा डेमोग्राफी में। उसके बाद वाले ने, जैसे यूलिक वाले ने क्या किया, वो एक्सपर्ट एडवाइस देना शुरू कर दिया फार्मर्स को फोन पर, जैसे सरकार करता ही है, बट सरकार का काम के हिसाब से उन्होंने ज्यादा इसको प्रोएक्टिव करने के लिए अपने से उसमें मैदान में उतरा, जिसके चलते वो अपना एडवाइस देना कोशिश किया। वो फर्टिलाइजर्स कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, कौन सा केमिकल कहाँ मिलेगा, कैसे देना है, ये सारा चीज ऑनलाइन करवाया। और आखिरी वाला देखिए, ये क्या किया, ये एडवाइस दिया ग्रोवर्स को स्मार्टफोन यूज करके ऐप बेस्ड, AI बेस्ड ऐप जो होता है ना, क्लाउड बेस्ड, कैसा वेदर में, कैसा सॉइल में, इसका मतलब पूरा की पूरी जानकारी देता है। सॉइल टेस्टिंग मान लो करवा लिया हो तो उसके ऊपर सारी जानकारी देता है, कौन सा प्रोडक्ट या कौन सा क्रॉप लगाइएगा जिसके साथ आपको फायदा ज्यादा होगा, नुकसान मिनिमम रहेगा। इसके बाद वाला स्लाइड में दिखाऊंगा, ये पूरा का पूरा AI एनेबल्ड टूल्स है जो कि एक ऑटोमेशन की व्यवस्था में है। इंडस्ट्री 4.0 इसको बोल सकते हैं हम, एग्री 4.0। इसमें ये सारे चीज हम लोग कर सकते हैं एग्री बेस्ड, जिसमें जैसे कि आपका इंटरनेट ऑफ थिंग्स को यूज करके स्मार्ट फार्मिंग, आप सुने ही होंगे, आजकल प्रिसिजन फार्मिंग का भी बहुत बात हो रहा है, उसमें कुछ कंपनी का नाम भी मैंने दे दिया है, जैसे ड्रोन्स एंड सैटेलाइट यूज करके रोबोटिक्स, ऑटोमेशन। कुछ वर्टिकल फार्मिंग्स भी है, जैसे कि कंपनी का नाम भी मैंने दिखा है, सबके नीचे एक एक लिखा है। उसके बाद बायोटेक, बिग डेटा, AI। तो ये सारे चीज जो है इसमें कम से कम अभी तक देखा गया है 950 प्लस इमर्जिंग स्टार्टअप ने एनालाइज किया। 2017 का डेटा है जिसमें कि आप देख सकते हो 10.1 बिलियन यूरो फंडिंग हो चुका है ग्लोबली। तो ये काफी बड़ा एक क्षेत्र है जिसमें कि इतने पोटेंशियल है हमारे जैसे देश में, जो कि 60 से 70% एग्री बेस्ड है, एग्रो बेस्ड है, जिसको हम लोग इस तरीके से यूज कर सकते हैं कि कोई भी वेस्ट नहीं रहेगा। प्रोड्यूस तो प्रोड्यूस होगा ही, जो सही जगह पर जाएगा बिना खराब हुए, सड़े गले, और बाकी जो उसका वेस्ट होता है वो भी यूज होगा सर्कुलर इकोनॉमी के तहत। जैसे कि इथेनॉल ब्लेंडिंग हो गया है कि नहीं, उसके अलावा आपका ये वर्मी कंपोस्टिंग हो गया,
अभी वर्मी का, अभी आपका वो बायो लोग अभी क्या है, हाइड्रोजन निकाल के फ्यूल सेल का भी बात कर रहे हैं। ये भी बहुत एडवांस स्टेज है कि फ्यूल सेल जो है, फ्यूल सेल अभी नेक्स्ट जनरेशन का सबसे बड़ा धमाका होने वाला है। आपका ईवी के बाद, ईवी और इथेनॉल ब्लेंडिंग के बाद फ्यूल सेल्स आएगा, जो कि कार्बन एमिशन जीरो है। जो हमारा टारगेट है 2070 तक, हम लोग भारत को जीरो एमिशन टारगेट है, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी COP26 में जाके भी बोले हैं कि by 2070 India is going to be a zero carbon emitting country like Bhutan. Okay. अब इसके बाद वाली स्लाइड में जस्ट कैटेगरी बताया मैंने कि वो क्या क्या सॉल्यूशंस के बेस्ड है। इसमें आप देखिएगा इसके बाद वाली स्लाइड में कैटेगरी ऑफ एग्री स्टार्टअप बेस्ड ऑन सॉल्यूशन, इसके बाद वाली स्लाइड में आएगा ये, नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट, हाँ, अभी स्कोप ऑफ टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन इन एग्रीकल्चर वैल्यू चेन्स आप देखिए, इसमें काफी वैल्यू चेन बेसिकली क्या है, ये सप्लाई चेन तो हम सब जानते हैं, ठीक है। अभी एग्रीकल्चर वैल्यू चेन में कहाँ स्टार्टअप जो है अपना अपना काम करते हैं और कर भी रहे हैं। जैसे कि पूरे वैल्यू चेन बोले तो ये सप्लाई चेन का ही पार्ट है कि सप्लाई चेन क्या है, वो सप्लाई लिंक है। जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग को लिंक किया प्रोडक्ट इसके साथ, के साथ सेल्स लिंक हुआ सपोज डिस्ट्रीब्यूशन के साथ, और उधर मैन्युफैक्चरिंग लिंक हुआ आपका रॉ मटेरियल सप्लायर के साथ। तो ये सब में हर लिंक में एक वैल्यू होता है, जब वैल्यू एडिशन कर दिया तो उसको वैल्यू चेन बोला जाता है। जैसे कि हमारा सप्लाई चेन एक सबसेक्टर हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर एक सबसेक्टर हुआ, फिनेंस एक सबसेक्टर हुआ, फार्म डेटा एनालिटिक्स एक सबसेक्टर हुआ, इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म, किसी भी सबसेक्टर में कोई भी स्टार्टअप काम कर सकता है और कर भी रहा है। इसमें क्या करता है सप्लाई चेन में, वो ई डिस्ट्रीब्यूटर बन सकता है, वो लिस्टिंग प्लेटफॉर्म बन सकता है, अपने ऐप बेस्ड में लिस्ट करवा सकता है कि भाई कौन सा सीड कहाँ मिल रहा है, कौन सा प्रोड्यूस कहाँ मिल रहा है, कौन रिटेलर कहाँ बैठा है, कौन डिस्ट्रीब्यूटर किधर है, वहां पर हमारा वेयर हाउसिंग है, कोल्ड चेन फैसिलिटी है। वो सारा चीज यदि वो लिंक कर दे तो लोगों को उन व्यवस्थाओं को पाने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगा, और आसानी से वो एक दूसरे से जुड़ सकते हैं, लेवरेजिंग कर सकते हैं। अपना लेवरेजिंग माने सबके अपने अपने स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटीज को एक दूसरे के साथ लेवरेज करेंगे, किसी का वीकनेस किसी का थ्रेट नहीं रहेगा। क्योंकि आज की दुनिया में अभी कुछ छुपाने से कुछ होगा नहीं, हमको कोलैबोरेट करना पड़ेगा। हमारी अपनी जो भी स्ट्रेंथ है वो दूसरों के वीकनेस को के साथ जुड़ के उनके वीकनेस को हमें स्ट्रेंथ बनाना है, उनकी अपॉर्चुनिटी का हमें यूज करना है, हमारी अपॉर्चुनिटी उनको यूज करने का मौका देना पड़ेगा, नहीं तो हम कहीं नहीं रहेंगे। उसी तरह इंफ्रास्ट्रक्चर में भी आप ग्रोइंग सिस्टम कंपोनेंट के ऊपर, एक्वापोनिक्स, हाइड्रोपोनिक्स, ड्रिप इरिगेशन के ऊपर आप काम कर सकते हो। आप इनकी पूरी जानकारी, पूरा कमीशनिंग सेटअप वगैरह दे सकते हो। उसका फिनेंस में तो ऑब्वियसली ये फिनटेक है, आपको मालूम ही है। फिनटेक में तो पेमेंट्स कैसे, रेवेन्यू शेयरिंग होगा, लैंडिंग यूजिंग ब्लॉकचेन यूज कर सकते हो। ब्लॉकचेन भी बहुत बड़ा एक एरिया है जहां पर अब मैं बाद में बताऊंगा लास्ट में, ये कॉस्ट ऑफ ट्रस्ट के बारे में बोलूंगा। कॉस्ट ऑफ ट्रस्ट एक बहुत बड़ा चीज है जो आज स्टार्टअप सबसे ज्यादा फेस कर रहे हैं। कि कॉस्ट ऑफ ट्रस्ट क्या है मैं आपको लास्ट में आपको बताऊंगा। फार्म डेटा एनालिटिक्स के ऊपर लाइक इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म आप क्रिएट कर। इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म का मतलब ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आप सारे स्टेक होल्डर्स को लेकर चल रहे हो। रिमोट सेंसिंग ये सैटेलाइट से हो रहा है, सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म्स, फार्म मैपिंग आप ड्रोन से भी कर सकते हो, आप जीपीएस से भी कर सकते हो। फार्म मैनेजमेंट सॉल्यूशन आप प्रोवाइड कर सकते हो, भाई किस फार्म को आप कैसे, आप इसमें क्या क्या लगाओगे, कब लगाओगे, कैसे लगाओगे, कहाँ बेचोगे, कितना प्राइसिंग करोगे, उसका वैल्यूएशन कितना होगा, फील्ड ऑपरेशंस। एंड लास्ट में इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन का मतलब जितना इंफॉर्मेशन मिले उसको फिल्टर करके जो जरूरी है वो फार्मर्स तक पहुंचाने का काम स्टार्टअप इस पर्टिकुलर सेक्टर में कर सकता है। इसका बाद जो इसके बाद वाली स्लाइड में अभी मैं ये जस्ट एक ऐसे ही डाला कि भाई स्टार्टअप कॉन्स्टेंटली इनोवेशन प्रमोट कर रहा है, इसलिए स्टार्टअप की बात होती है, स्टार्टअप डेवलप हो रहा है। हमारे देश अभी दुनिया में शायद दूसरा या तीसरे में है यूनिकॉर्न्स में। आज हमारे पास इसकी कोई भी कमी नहीं है यूनिकॉर्न्स की। हमारे जो ग्रेजुएट्स हैं, यूथ्स हैं, वो इतने सेंसिटिव हो गए हैं, वो ऑलरेडी स्मार्ट है, इनोवेटिव है। वो खाली अभी सिस्टमेटिक वे में तरीके से इस चीज को आगे ला पा रहे हैं। इसमें उनको ये भी मालूम है कि कंपीटिटिव एडवांटेज क्या होना है, हमारा हम किस तरीके से ज्यादा एफिशिएंट हो सकते हैं।
हम उन एंट्री बैरियर्स को कैसे बना सकते हैं। एंट्री बैरियर्स बनाना बहुत जरूरी है कंपटीटर्स के लिए, और हम किस तरीके से बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ compete कर सकते हैं। हम ये नहीं बोलेंगे कि एप्पल है तो या फिर माइक्रोसॉफ्ट है तो फिर हम क्यों ट्राई करें, ऐसा नहीं है। हमारे देश के यूनिकॉर्न्स आज बड़ी बड़ी कंपनियों को भी compete कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास सबसे बड़ी चीज है इनोवेशन, और दूसरा उनके पास चीज है कम्पिटिटिव एडवांटेज और रिस्क टेकिंग। रिस्क टेकिंग का जो क्राइटेरिया होता है ना, जो धीरे धीरे हमारे देश के लोगों में भी अब ये रिस्क टेकिंग की जो काबिलियत है वो अभी हो रही है। हम रिस्क लेने के लिए आगे भी आ रहे हैं, क्योंकि हमको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है, हमको ऐसी शिक्षा मिली है, ऐसा ऐसा इकोसिस्टम डेवलप है कि हमको अब डरना नहीं है और पीछे घूम के मैंने मुड़ के नहीं देखना है। आगे वाली स्लाइड में आप देखिएगा, अभी मैं धीरे धीरे लीडरशिप में चलूंगा। ये स्टार्टअप के कुछ स्टेजेस है, शायद इसको मैं नहीं दिखाने से भी तो खैर बीआई को तो बीआई और उनके स्टार्टअप मेंटीज को तो मालूम ही होंगे कि ये सब स्टेजेस होते हैं, तो इसको मैं स्किप करता हूँ। इसके बाद वाली स्लाइड भी देखिएगा वैसा ही है, इसकी अभी जरूरत नहीं है, स्लाइड तो आपके पास है ही, या बाद में भी डिस्कस कर पाओगे, तो इसको भी स्किप करते हैं हम लोग। स्टार्टअप फंडिंग भी जस्ट मैंने ऐसे डाला था कि ये भी तो एक जनरल कंसेप्ट है सब जगह पर कि फंडिंग होती कैसी है, ये टाइम स्केल क्या होता है फंडिंग का और किस तरीके से होना चाहिए। इसीलिए जरूरी है क्योंकि स्टार्टअप को पता होना चाहिए कि कोई भी स्टार्टअप खाली सीड फंड ग्रांट्स पर के बदौलत यदि वो चलने का कोशिश करेगा तो वो कभी सक्सेस नहीं होगा। उसको कहीं ना कहीं ये आपका वेंचर कैपिटलिस्ट एक्विजिशन मर्जर वाली जो पार्ट है ना, वहां पर तो आना ही पड़ेगा फॉर सीरीज ए बी सी डी ई तक, क्योंकि उनके पास एग्जिट पॉलिसी नहीं होगा तो कोई भी स्टार्टअप स्केल नहीं हो पाएगा, वो स्टार्टअप कभी भी बड़ा नहीं हो पाएगा या यूनिकॉर्न नहीं हो पाएगा। तो इनिशियल स्टार्टिंग तो ठीक है, वो पहले तो सीड फंड ले लिया, ग्रांट्स ले लिया, जो भी ले लिया, पर हमको ये फोकस में रखना है कि सीड फंड ग्रांट हमको चलना नहीं है। ये तो कुछ सहूलियत है जो सरकार ने दी है स्टार्टिंग के लिए, पर हमें ध्यान रखना इस पैरामीटर पर कि हमको किस तरीके से आगे स्केल करके हमको लिस्टिंग करना है अपनी कंपनी को, बीएससी हो एनएससी हो। अभी तो स्टार्टअप को भी एसएमई को भी अलाउ किया गया है, एसएमई वहाँ 25 करोड़ का जो पेड अप कैपिटल हो तो दे कैन गेट लिस्टेड इन एनएससी एमएसएमई, सॉरी एनएससी एंड बीएससी। तो ये जस्ट एक पार्ट है। अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में आएंगे स्टार्टअप इकोसिस्टम के ऊपर। तो स्टार्टअप इकोसिस्टम जब बोलते हैं तो ये एक जरूरी इकोसिस्टम होता है हर स्टार्टअप के लिए कि उनके आइडियाज, इन्वेंशन, रिसर्च, आईपीआर, सबसे बड़ी चीज होगी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ये अभी भी थोड़ा सा कमी देखा गया है, क्योंकि इसमें जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है एकेडमिक यूनिवर्सिटी का, वो अभी लैक है। बट न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इनको करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये सारा चीज आ चुका है। इनका रैंकिंग फ्रेमवर्क एनआईआरएफ बोलिए, आर्या बोलिए, एनएससी बोलिए, सब में घुसाया है। तो ये कंपोजिशन ऑफ स्टार्टअप इकोसिस्टम डेवलप करने का पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी तो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का है। उसके बाद आप आएंगे इंक्यूबेशन सेंटर, एक्सीलरेटर, जो भी हो। उसके बाद देखिए ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटीज इन्वॉल्व, जिसमें यूनिवर्सिटी सबसे ऊपर है देखिए, फिर एडवाइजरी मेंटरिंग ऑर्गेनाइजेशन जो जुड़ेंगे यूनिवर्सिटीज या हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के साथ, स्टार्टअप इंक्यूबेटर्स चाहे वो प्राइवेट हो गवर्नमेंट हो, एंड स्टार्टअप एक्सीलरेटर्स उसके बाद का क्षेत्र है। तो पहले इंक्यूबेशन हो तभी ना एक्सीलरेटर जाएगा, तो उसमें काफी सारे इकोसिस्टम डेवलपमेंट की जरूरत है, जैसे कोवर्किंग स्पेस हो, ये सब सबको मालूम है, इवेंट ऑर्गेनाइजर हो, कंपटीशन हो, हैकाथॉन, आइडियाथॉन, जो भी हो, पिच डेक हो, जो भी हो। और आपका कंपोजिशन में स्टार्टअप के मेंबर्स होने होंगे, उसमें एंजल इन्वेस्टर्स चाहिए, उसमें मेंटर्स चाहिए, स्टार्टअप एडवाइजर चाहिए। बट मेंटरिंग ऐसा चीज नहीं है कि स्टार्टअप में ही चाहिए, मेंटरिंग तो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन, लार्ज कॉर्पोरेशंस में भी होते हैं, क्योंकि मेंटरिंग ऐसा चीज होता है जो हर स्टेज में, हर समय पर कोई भी बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में भी जरूरत पड़ती है। क्योंकि आज की दुनिया में जो डिसरप्टिव सिचुएशन है, आपका बिजनेस प्लान बहुत एजाइल होना पड़ेगा, किसी भी क्षण में वो उसमें अडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए। और इन सब चीजों के लिए मेंटर होना बहुत, या कोच भी बोलिए, उससे ज्यादा अच्छा वो लगेगा, कोच बोलने से भी अच्छा है, कोच होना बहुत जरूरी है। इसीलिए मैं बोलता हूँ ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। और मैं जिसकी बात करता हूँ वो सस्टेनेबल कॉन्साइंस की बात करता हूँ, क्योंकि ये पूरी की पूरी एक कॉग्निटिव साइंस के ऊपर चला गया है। तो इसको डेवलप करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी इनबिल्ट होता है, खाली उसको उजागर करना होता है। अभी नेक्स्ट स्लाइड चलेंगे।
तो हम अभी आएंगे, ये लास्ट स्लाइड है, अभी हम आएंगे इसमें। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम ऐसा है जो 4 सेक्टर बोला गया है कि सबसे ज्यादा ग्रोइंग है, 4 सब सेक्टर। उसमें एडवांस मैन्युफैक्चरिंग एंड रोबोटिक्स है, दूसरा है एग्रीटेक एंड न्यू फूड, तीसरा है ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन तो बहुत बड़ा चीज है क्योंकि ये 163% आगे बढ़ रहा है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा एनालिटिक्स, क्योंकि कोई भी चीज टेक हो नॉन टेक हो, ये एनेबल और मैंने न्यू टेक्नोलॉजी एनेबल तो बहुत जरूरी है, क्योंकि तभी आप मास कस्टमाइजेशन एंड मास पेनिट्रेशन कर पाओगे। कोलाबोरेशन करने के लिए आपको ये लास्ट वाला जो है एआई टूल्स एंड बिग डेटा फॉर द एनालिटिक्स एंड, ये बहुत जरूरी है। बट आप देखो कि एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, हम इंडस्ट्री 4.0 इंडस्ट्री 5.0 की बात करते हैं, पर उसको पाने के लिए हमें सबसे पहले अपने प्रोसेस, अपने सब प्रोसेस एंड सिस्टम्स को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि नहीं तो आप उसके ऊपर बिग डेटा एनालिटिक्स करके आपको कोई रिजल्ट वैसा मिलेगा नहीं। इसके बाद है स्टार्टअप्स इन इंडियन इकोसिस्टम। तो स्टार्टअप्स इन इंडियन इकोसिस्टम यदि आप देखोगे तो इसमें देखिए 16% जो है वो एंटरप्राइज है, 14% फिनटेक है, 12% मार्केट प्लेस जिसको बोलते हैं, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस हो, अलीबाबा हो, अमेजोन हो, जो भी हो। 8% हेल्थ टेक में है, 6% एडटेक में है, उसके बाद लॉजिस्टिक एंड ट्रांसपोर्ट, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग एंड आखिरी में रियल टेक। और अदर्स बोले तो उसमें सब घुसा हुआ है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन है जो 2018 का इकोसिस्टम जो है, ये नेस्कॉम का रिपोर्ट है 2018 शुरुआती का। अभी हम आएंगे गवर्नमेंट इनिशिएटिव एंड पॉलिसीज, जो है एक पेज का ही है, ये तो एक्चुअली जस्ट बताने के लिए कि वह उनके लिए क्या क्या व्यवस्था है, जैसे कि आपका स्टार्टअप इंडिया, अटल इनोवेशन मिशन, न्यू जनरेशन इनोवेशन, मेक इन इंडिया, बिराक है, बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री असिस्टेंस, एंड लास्ट में एसएफसीसी वेंचर कैपिटल, ये सरकार का है। ऐसे तो वेंचर कैपिटल असिस्टेंस एसएफसी के अलावा सिटी का भी अपने पास है, एसआईडीबीआई का भी अपना वीसी है, वेंचर कैपिटलिस्ट है। सो सरकारी वीसी के साथ जुड़ना चाहो तो सिडबी भी है, जिसमें कोई भी एमएसएमई, कोई भी स्टार्टअप आफ्टर न्यू डेफिनेशन वो अप्लाई कर सकता है। ये मेरा हो गया आखिरी स्लाइड। अब आएगा लीडरशिप के ऊपर। अभी हम लोग आएंगे सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आज का है, जिसके लिए आप लोगों ने मुझे ये मौका दिया, वो है लीडरशिप कॉन्शियसनेस एंड ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ। हम यहाँ क्या डिस्कस करेंगे, कैसे हम साइंटिफिक मैपिंग कर सकते हैं अपनी प्रायोरिटीज को, किसकी प्रायोरिटीज को, कंपनीज की प्रायोरिटीज को, सस्टेनेबल कंसाइंस के को यूज करके। हम ये जानना चाहेंगे कि कैसे हम विन विन, हमने बताया कि आज की सिचुएशन में विन विन के अलावा कोई रास्ता नहीं है, तो इसके होलिस्टिक परफॉर्मेंस विन विन करें तो उसमें क्या फायदा है। सस्टेनेबिलिटी गोल्स, क्योंकि हम सस्टेनेबिलिटी गोल्स की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम कहीं ना कहीं हम यूएन के 17 एसडीजीज के साथ जुड़े हुए हैं। हमारा कोई भी काम होगा वो यूएन के द्वारा जो निर्धारित 17 एसडीजी है, गोल्स है, सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट गोल्स है, उसके परव्यू में रहने से हमारा ये डेवलपमेंट इकोसिस्टम एक यूनिफॉर्म होगा ग्लोबली। उसके बाद हम कंस्ट्रेंट एंड पर्पस को डिफाइन करेंगे, क्या कंस्ट्रेंट है और क्या पर्पस है, इसको हमको सुलझाने का। हम कैसे अपने माइंड स्किट्स को डेवलप करेंगे ताकि हम अपने लीडरशिप वैल्यू को मैप कर पाए। और आखिरी में इंडस्ट्री 4.0 को कैसे थोड़ा सा इंप्लीमेंट करें, डोनट इकोनॉमी क्या है, और रियल टाइम स्मार्ट यानी कि स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रियलिस्टिक एंड टाइमलाइंस की रेडीनेस को हम कैसे पा सके, यानी कि हम इम्प्लीमेंट कर सके, इसको हम कैसे अनुभव भी कर सके। तो इसके बाद वाली स्लाइड में हमने बताया है, इससे हम क्या जानेंगे कि हम डिफरेंस जान पाएंगे कि व्हाट इज डिफरेंस। देखिए मैनेजमेंट एक अलग चीज है, मैक्रो की बात यहाँ नहीं कर रहे, ये माइक्रो मैनेजमेंट जो है ना बहुत खतरनाक चीज होता है। तो हम ये जानने चाहेंगे कि माइक्रो मैनेजमेंट और लीडरशिप में क्या डिफरेंस है, लीडर क्यों माइक्रो मैनेजमेंट नहीं करता है। ठीक है, ये मैनेजर करता है एक्चुअली, लीडर कभी माइक्रो मैनेजमेंट नहीं करता। क्यों नहीं करता हम बताएंगे। लीडरशिप के एलिमेंट्स क्या क्या है, उनका इंपॉर्टेंस क्या है इन टर्म्स ऑफ रेस्पेक्ट, ट्रस्ट एंड एम्पैथी। जहां हम ट्रस्ट की बात की है, मैं एक बाद में लास्ट में बताऊंगा आपको ये कॉस्ट ऑफ ट्रस्ट क्या होता है, जिसके चलते बहुत सारे स्टार्टअप का एक कंप्लेंट होता है ना कि मैंने ये ऐप बनाया या ये प्रोडक्ट लाया, लोग मुझसे खरीदते नहीं। ठीक है, क्यों नहीं खरीदते मैं बताऊंगा।
उसके बाद है फ्रेमवर्क ऑफ लीडरशिप प्रिंसिपल। वो प्रिंसिपल के कुछ फ्रेमवर्क्स, वो ज्यादा कुछ थ्योरेटिकल नहीं बताया मैंने, जस्ट एक आपका जितने भी मेरे स्लाइड्स आएंगे ना सब उसमें इंफोग्राफिक ज्यादा रहेंगे, ताकि आप अपना डिसीजन मेकिंग को कैसे गाइड कर पाए, कैसे टीम को अलाइन कर पाए। हाउ टू बिल्ड कमिटमेंट, अपने टीम में अपने इंडस्ट्री में ऐसा कमिटमेंट कैसे डेवलप कर पाए विद एम्पैथी। एम्पैथी बोले तो ह्यूमन सेंट्रिक, ह्यूमन वैल्यूज को आगे रख के, और ट्रस्ट बिल्डिंग, and how to advance skills of your employees, of your team in delivering feedback and managing team performance। ये सारे चीज होना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये स्टार्टअप जब ग्रो करके सपोज वो मीडियम तक भी पहुंच जाए तो उनको सस्टेन्ड रहना है और आगे भी उनको चल के लार्ज और उसके आगे भी निकलना है। ये हो गया 2 स्लाइड, हम क्या क्या बात करेंगे और क्या समझेंगे। इसके बाद शुरू होता है अभी, इसके बाद वाली स्लाइड अब देखिए, हम कैसे लीडरशिप बिहेवियर हम यहाँ स्टडी करेंगे कि क्या क्या एसेंशियल लीडरशिप स्किल होनी चाहिए, किसमें, फाउंडर में नहीं, सब में फाउंडर, को फाउंडर की पूरी टीम में ये 5 एसेंशियल लीडरशिप स्किल होनी चाहिए। एक तो हो गया कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन गैप जहां हुआ आज के दिन में, स्पेशली जब डिसरप्शन है और टेक्नोलॉजी एनेबल्ड है, डिजिटाइज्ड है, तो कम्युनिकेशन में थोड़ा भी इधर उधर हुआ तो आपका पर्पस उल्टा पड़ सकता है। मोटिवेटेड रहना है, बट सबको कैसे मोटिवेट करना है। मोटिवेट करने का काम खाली लीडर का नहीं होता है, ये एक्चुअली टॉप डाउन नहीं है, डाउन बॉटम है, नीचे से ये मूव होना चाहिए। मोटिवेशनल वाला पार्ट जो है आज के दिन में ये बोला जाता है कि वो पिरामिड को उल्टा रखना है, ठीक है। पॉजिटिविटी, हर समय कैसे पॉजिटिविटी रहना है। पॉजिटिविटी रहने के लिए आपको मोटिवेटेड रहना पड़ेगा, क्रिएटिव होना पड़ेगा, और फीडबैक सिस्टम बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको इस साथ मालूम होगा कि स्टार्टअप जर्नी में हमारा कस्टमर जर्नी मैपिंग बहुत जरूरी होता है, कोई भी प्रोटोटाइप डेवलपमेंट से पहले। यदि हम कस्टमर जर्नी मैपिंग ठीक से नहीं किए तो हम जब प्रोटोटाइप डेवलप करके जब पहला प्रोडक्ट फॉर एमवीपी के लिए मार्केट में लेके गए तो हम ये भूल सकते हैं कि हमारा प्रोडक्ट तो हम चले गए, बट क्या कस्टमर का फीडबैक हमको टाइमली नहीं मिलेगा तो हमको पता नहीं चलेगा। हम एक मैंने वर्चुअल वर्ल्ड में रहेंगे, सपने में रहेंगे कि चलो अच्छा प्रोडक्ट बिक रहा होगा, लोगों को अच्छा लग रहा होगा, कुछ भी मालूम चलेगा कि आपका प्रोडक्ट कोई लेने वाला नहीं है। तो ये हो गया स्किल। अब इसके आपका जब लेफ्ट साइड में देखिएगा तो हम ये दिखाएं कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ग्रीन इंटरनल प्रोसेस, ग्रीन प्रोडक्ट डेवलपमेंट को लेते हुए हम ग्रीन फाइनेंस की बात करें। जहां ग्रीन है वहां तो आप समझ गए होंगे कि ये सब डिजिटाइज्ड है, पेपरलेस है, और यहाँ पर कोई किसी के साथ कागजी लेन देन नहीं है। और यहाँ पर आपका इंपॉर्टेंट पार्ट देखिए, लीडरशिप बिहेवियर, जो कंट्रोल कर रहा है लेफ्ट साइड को, राइट साइड को। लेफ्ट साइड में वो कंट्रोल क्या कर रहा है, वो देख रहा है कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंटरनल प्रोसेस, प्रोडक्ट डेवलपमेंट एक सही तरीके से चले, ग्रीन रहे और इकोसिस्टम इकोलॉजी को सपोर्ट करे। और राइट साइड में देखिए ये ध्यान रखेगा सस्टेनेबिलिटी के ऊपर। हम किस सस्टेनेबिलिटी की बात कर रहे हैं, एक तो हो गया इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी, सोशल सस्टेनेबिलिटी और एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। यदि हम 3 चीज पर ध्यान न रखें तो हमारी सोसाइटी में ये डेवलपमेंट कोई काम का नहीं है। आपका सोल्यूशन, मेरा सोल्यूशन जो हम इतने सोच रहे हैं कि हम सोल्यूशन लेके आएंगे, ये सोल्यूशन टिकेगा नहीं, और ये सोल्यूशन किसी के लाभ या किसी का फायदा या किसी का सुविधा नहीं देने वाला है। क्योंकि आप इकोनॉमिक स्टेबिलिटी देना बहुत जरूरी है, बट इकोनॉमिक जैसे दीजिएगा तो एक सोसाइटी को दीजिएगा, एक छोटी सोसाइटी को लीजिएगा तो वो सोसाइटी को दीजिएगा, तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है आपका। और आखिरी कर, कोई भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस जो आप लेके आ रहे हो वो इकोनॉमी को, वो एनवायरमेंट को डैमेज ना करे, ये भी ध्यान रखना है। इसके बाद वाली स्लाइड में इकोनॉमिक पैराडिम। अभी इकोनॉमिक पैराडिम क्या है, इकोनॉमिक पैराडिम में क्या देखिए, एग्जिस्टिंग क्या चल रहा है आजकल। एग्जिस्टिंग में क्या है, सीधा साधा सप्लाई डिमांड का बात करते हैं। हम बोलते हैं कि पर्पस ऑफ इकोनॉमिक्स क्या है, इज टू मैच मटेरियल नीड्स। हमको पहले वो मटेरियल क्या चाहिए वो पता करो, डिमांड बोलते हैं उसको, और उसको फिर उसको पूरा वो सप्लाई करो या उसको पूर्ति करो, जो हम बोलते हैं सप्लाई, विच आर स्केर्स बट नेचर। ये पहले का ट्रेडिशनल सिस्टम है कि डिमांड क्रिएट करो और फिर सप्लाई करो। आज का सिस्टम ऐसा नहीं है। हमारा आज के सिस्टम में ऐसा है कि इकोनॉमिक्स क्या है, इट इज बिलोंग्स टू सोशल साइंस। अभी इकोनॉमिक जो है एक साइंस है, सोशल साइंस के तौर पर ऐसा है कि हम इस पर जो भी भरपाई करेंगे या पूर्ति करेंगे वो आफ्टर ऑल इज गोइंग टू अफेक्ट द एनवायरमेंट, सोसाइटी एंड इकोनॉमी ऑफ द पीपल, है कि नहीं। विच हैज एस्टेब्लिश्ड दैट ह्यूमन आर ड्रिवन बाय मोर देन फंक्शनल एंड रेशनल नीड्स। लोग फंक्शनल रेशनल नीड्स के ऊपर हैं,
है कि नहीं? एंड सप्लाई चेन लॉस डू नॉट अप्लाई। सप्लाई चेन आपका मियर फंक्शनल एंड रेशनल नीड्स को ही सेटिस्फाई कर पाता है। उसके अलावा ह्यूमन जो एम्पैथी बोलते हैं हम लोग, एम्पैथी का मतलब हाई मतलब ह्यूमन सेंट्रिक, उस अप्रोच को सप्लाई चेन सिंपली नहीं समझ पाता है। इसीलिए आपको मालूम होगा कि आजकल हम लोग कोई भी सोल्यूशन निकालने के लिए डिजाइन थिंकिंग अप्रोच यूज करते हैं, जिसमें 5 पिलर होता है और एक पिलर स्पेसिफिकली एम्पैथी होता है। हम कोई भी काम करें तो कस्टमर के जूते को पहन के या कस्टमर के व्यू पॉइंट को लेके ही सॉल्यूशन लेना निकालना है, कि ना हमारा सॉल्यूशन ले जाके कस्टमर के ऊपर थोपना है। यदि वैसा करेंगे तो हमारा कस्टमर हमारे साथ नहीं रहेगा। दूसरी एग्जिस्टिंग सिस्टम क्या बोलती है कि थ्योरी ऑफ एफिशिएंट मार्केट, मार्केट ऑलवेज टेंड्स टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम। बट आज के जमाने में मार्केट्स आर मैनिफेस्टेशंस, ये मैनिपुलेशन हो रहा है। अब सोशल ह्यूमन बिहेवियर, लोग जैसा सोचेंगे मार्केट वैसा बिहेव करेगा। सो दे आर कॉन्स्टेंटली डेवलपिंग एंड इवॉल्विंग। आप देख ही रहे हो, लोगों का नजरिया, लोगों का टेस्ट, लोगों का पसंद चेंज होते जा रहा है, बहुत फास्ट हो रहा है अभी। तीसरा एग्जिस्टिंग क्या बोलता है कि जो एजेंट थ्योरी है, रेशनल एजेंट थ्योरी, ये क्या बोलता है कि पीपल आर रेशनल एंड दे आर इंडिविजुअलिस्टिक। एक आदमी इंडिविजुअलिस्टिकली सोचता है, जैसे मैं अपने हिसाब से सोचूंगा। ये पूरा सिस्टम, नया सिस्टम क्या है कि वो ज्यादा रेशनल हो गया एंड फंक्शनल हो गया। दे आर ऑल्सो मोर इमोशनल। कोविड ने तो ज्यादा इमोशनल बना दिया लोगों को। मोर इमोशनल, मोर सोशल, मोर स्पिरिचुअल विथ कॉन्कॉर्डेंट नीड्स। तो समझ लीजिए, ये सारे जब एम्पैथी ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच आ जाता है तो सप्लाई चेन एज ए ओल्ड एग्जिस्टिंग कंसेप्ट इज ए बिग फेलियर। तो आपको करना क्या पड़ेगा? आपको करना होगा कि ये पुराने सिस्टम, पुराने रैशनल में थोड़ा सा ह्यूमन सेंट्रिक होके आपके सॉल्यूशंस, ताकि लोगों को एक फीलिंग्स, इमोशंस की ओर लेके जाए या उनको इमोशंस को सेटिस्फाई करे, तो आप सक्सेसफुल है। नहीं तो फिर वो ट्रेडिशनल मशीन की तरह एक कंपनी होगी जो कुछ दिन चलेगी, फिर दूसरे बिजनेस प्लान की ओर अग्रसर होना पड़ेगा। अभी हम जाएंगे दूसरे स्लाइड में, वो है व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ सस्टेनेबल लीडरशिप। लीडरशिप के बहुत सारे स्टाइल होते हैं, वो मैं आपको इसमें शायद नहीं है, बट उसमें 5 तरीके के लीडरशिप होता है। तो एक ये लीडरशिप हम लिया है सस्टेनेबल लीडरशिप, एक होता है ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप, एक होता है इनोवेशन लीडरशिप, एक होता है आपका, और एक है उसमें वो आपका क्या बोले उसको, कॉन्शियसनेस वाला लीडरशिप। मीन्स वो बेसिकली आपका बोले तो स्पिरिचुअल टाइप में होगा, बट ये आपका एलिमेंट। अब सस्टेनेबल लीडरशिप हम बात करेंगे कि हम डिस्कशन कर रहे हैं सस्टेनेबल इकोनॉमी के ऊपर। तो इसमें आप देखिएगा ये इस तरीके के लीडरशिप में क्या क्या होता है। एक तो उनका कंटेक्स्ट, यानी कि वो रिकॉग्नाइज करने में माहिर होते हैं क्या इंटरडिपेंडेंस। हम इंडिपेंडेंस की बात नहीं कर रहे, इंटरडिपेंडेंस। एक सोसाइटी में हम सब एक साथ हैं, तो हम एक दूसरे को ऊपर डिपेंडेंसी होना, रिकॉग्नाइजिंग इंटरडिपेंडेंट, लोग एक दूसरे पर डिपेंडेंट। कॉम्प्लेक्सिटी, वो कॉम्प्लेक्सिटी को समझना है उनको, वो लीडरशिप समझता है कंटेक्स्ट को। एम्बिग्यूटी, उसके बाद इंटर कनेक्टेडनेस, रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स, रेगुलेशंस, मेगा ट्रेंड्स, ये कंटेक्स्ट एक सस्टेनेबल लीडरशिप में होना होगा। उसको ये समझ होना पड़ेगा ये कंटेक्स्ट को। वो कॉन्शियस होना पड़ेगा किस चीज पर, वर्ल्ड व्यूज के ऊपर, बिलीफ के ऊपर, मेंटल मॉडल्स के ऊपर, एटीट्यूड्स के ऊपर। उसको एक कॉन्शियसनेस होना पड़ेगा, उनको एक जानकारी होनी पड़ेगी कि ये चीजें जो है ये कितना बड़ा रोल प्ले करता है इस पर्टिकुलर इकोनॉमी को सस्टेन रखने के लिए। उसको उनको ये भी जानना होगा कि वो कंटिन्यूटी मेंटेन करना होगा उनको किस में, लॉन्ग टर्म हराइजन। मैं ये बात नहीं करूंगा कि 2 साल 5 साल, वो 10 साल 15 साल 20 साल, वो लॉन्ग टर्म हराइजन की कंटिन्यूटी को मेंटेन कर पाएंगे कि नहीं पाएंगे, वो चीज की जानकारी, उनका विश्वास उस पर होना पड़ेगा। उस पे किस तरह की कार्रवाई करनी होगी, कैसे कार्रवाई करनी होगी, टीम को कैसे लेके चलना होगा, उनके स्ट्रेंथ को कैसे देखना होगा, वो कॉमन पर्पस को समझना होगा उनको। उनको सेंटर्डनेस, चेंज प्रोसेस क्या क्या होना पड़ेगा, क्योंकि जब पूरा सिचुएशन चेंज हो रहा है एवरी ईच एंड एवरी मोमेंट, तो वो उनको ये भी समझना पड़ेगा वो पूरे टीम को लेकर कैसे चले ताकि वो चेंज को वो पूरी तरीके से एक्सेप्टेड हो। उसके बाद आ गया कनेक्टेडनेस, जैसे सर्विंग नीड्स ऑफ ऑल स्टेक होल्डर। यहाँ ऑल स्टेक होल्डर्स बोले तो खाली आपका वो सप्लायर और डिस्ट्रीब्यूटर और आपका वो रॉ मटेरियल सप्लायर या फिर आपका वर्कर नहीं है, ये इसके ऊपर भी है।
जिस सोसाइटी में आप रहते हो, जिस सोसाइटी में आप बिजनेस करते हो, तो सोसाइटी के जितने भी वहाँ पर जो लोग हैं, कम्युनिटी के लोग हैं, वो भी आपके स्टेक होल्डर्स हैं। आपके स्टेक होल्डर्स बैंकर्स भी हैं, आपके स्टेक होल्डर्स और दूसरे बिजनेस वाले भी हैं जो आपके कंपटीटर्स हैं, तो वो भी स्टेक होल्डर्स है। तो आप किस तरीके से सारे स्टेक होल्डर्स के नीड्स को सर्व कर पाओगे, विन विन सिचुएशन को लेके लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म में, क्या इन्फ्लुएंस करके, कोलैबोरेशन के थ्रू इन्फ्लुएंस करके, ट्रस्ट डेवलप करके, फेयरनेस मींस ट्रांसपेरेंसी एंड इंटीग्रिटी, एल्ट्रुइज्म, उसके बाद रिलेटेडनेस, नीड्स इंस्टेड ऑफ वांट्स, माने आपको वांट्स को क्रिएट नहीं करके आपको नीड्स क्रिएट करना है। जिस दिन आप ये नीड्स क्रिएट कर पाओगे अपने प्रोडक्ट को, तो आपका प्रोडक्ट तो सक्सेसफुल होगा ही। जब वांट्स क्रिएट होता है ना, तब आप बेसिकली क्या होता है कि आप जाने अनजाने में आप रेड ओशन का क्रिएशन करते हो, आप और कंपटीटर्स उसमें पैदा कर देते हो। बट नीड बेस्ड होता है तो पब्लिक आप ही के सोल्यूशन को खोजने की कोशिश करेगा। इसके बाद आ गया क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी जैसे मैंने बताया, ये वो इनोवेशन लाना है, कैसे सस्टेनेबल शेयर्ड वैल्यू क्रिएशन, जैसे मैंने बोला ना सस्टेनेबल शेयर्ड, माने आपका कोलैबोरेशन के तौर पर इनोवेशन को आप किस तरीके से सस्टेनेबल शेयर्ड वैल्यू क्रिएशन में बदल सकते हो, सस्टेनेबल मॉडल तैयार कर सकते हो, न्यू वैल्यू मेजरमेंट मॉडल्स, ट्रेडिशनल ने आप कुछ उसमें इनोवेशन कर पाए हो क्या, कि किस तरीके से आप अपना पोजीशन है उसको आप एनालिटिक्स कर पाओ, उसको प्रेडिक्ट कर पाओ, लोगों के नीड्स को आप उसमें जोड़ पाओ। और लास्ट में कलेक्ट स्केल अप फॉर कलेक्टिव इम्पैक्ट। कोई भी इम्पैक्ट करना है हमको इकट्ठे करना पड़ेगा, एक साथ करना होगा, तभी वो कलेक्टिव इम्पैक्ट बोला जाता है और उसका इफेक्ट बहुत प्रभावशाली होता है। एम्बेडेड सस्टेनेबिलिटी इन बिजनेस स्ट्रक्चर एंड फाइनली सस्टेनेबल कंजम्पशन, जिसको हम सर्कुलर इकोनॉमी बोलते हैं। तो आखिरी का आप देखोगे ये एलिमेंट्स तीन चीज को हरदम इफेक्ट करता रहा, एक सोशल, इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल। अब आगे की स्लाइड हम चलेंगे, ये हो गया ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप, जो मेरा सबसे मैंने फेवरेट सब्जेक्ट है, कि क्योंकि ये एक ऐसा लीडरशिप जो ट्रांसफॉर्मेशन लाने में सक्षम होने की ओर अग्रसर रहता है। इसमें देखेंगे आपकी, इसमें केवल 4 मेजर स्किल और एटीट्यूड इसमें मैंने केवल तो इसमें ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप का सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि वो अपने फॉलोअर्स को, अपने मेंबर्स को हरदम इंपॉर्टेंट फील करवाता है, उनको ब्रिंग अबाउट देयर बेस्ट एफर्ट, उनके जितने भी बेस्ट एफर्ट्स होते हैं उसको, और माने क्रिएटिव एफर्ट्स को वो प्रोड्यूस करने में सक्सेसफुल, उसको इनिशिएट करने में उनको मोटिवेट करते, एंड वो हरदम फॉस्टरिंग ए सेंस ऑफ इंट्रिंसिक मोटिवेशन। वो हरदम उनको एक फीलिंग आती है कि हम कनेक्टेड हैं, हम सब एक दूसरे के जुड़े हुए हैं और सब एक दूसरे की जरूरत है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो इंटेलेक्चुअल सिमुलेशन कर पाता है। इसका मतलब दे आर एक्सेलेंट एट टेकिंग रिस्क। मैंने पहले बताया वो बिना रिस्क का कोई बिजनेस नहीं चलता, तो इसलिए ये हर स्टार्टअप में को फाउंडर हो, उनमें ये ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप की स्किल होनी या एप्टीट्यूड होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि उनको रिस्क लेना पड़ेगा। चैलेंजिंग फॉलोअर्स अजम्पशंस, माने जैसे कि आप होता है ना वो आपके हर्ड फॉलोअर्स नहीं होते हैं, जैसे कि हम सब एक तरीके का काम करते हैं, वो थोड़ा सा हट के करते हैं, आउट ऑफ बॉक्स करते हैं, तो वहां पर रिस्क को लेते हैं, वो चैलेंज करते हैं कि आपका ये तरीका से अच्छा मेरा ये तरीका है, वो कंपेलिंग है, वो आप उसको बोल सकते हैं कि ये तरीका आपको मैं प्रूफ करके दिखा सकता हूँ, प्रूफ करते भी हैं। वही तो नोबेल आइडियाज होते हैं ना, इनोवेटिव आइडियाज, नोबेल आइडियाज, हट के जो होता है, डिफरेंशिएशन जो होता है, वो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स ही कर पाएंगे। वो एज्यूम करते हैं कि
about the world and fostering creativity by stimulating independent thought. वो हरदम कंटिन्यूटी क्रिएटिविटी के ऊपर ज्यादा फोकस रहते हैं और कंपेलिंग रहते हैं कि वो जो भी सोचते हैं, जो भी चीज वो सोसाइटी के बारे में सोचते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, वो चीज को वो दूसरों के ऊपर भी वो कंपेल करने में माहिर होते हैं। उनको भी ये बताने में स्टोरी टेलर्स होते हैं, वो बहुत अच्छे तरीके से स्टोरी टेलर्स होते हैं। वो अपने आइडियाज को इतनी अच्छे तरीके से आपको समझाएंगे कि आपको कंपेल्ड हो, आपको लगेगा अच्छा ये तो बड़ा सही तरीका है, मैंने सोचा नहीं पहले। तो दे आर एक्चुअली हैविंग ए वेरी गुड इंटेलेक्चुअल सिमुलेशन इन दैम। ठीक है। तीसरा है वो इंस्पिरेशनल मोटिवेटर्स होते हैं। दे कम्युनिकेट ए विजन दैट इज अपीलिंग, जो मैंने बताया वो अपने विजन को इतने अपीलिंग, इतने सटीक तरीके से वो बताते हैं, इतने जब आपको लगता है कि इसमें होपफुल, इसमें आशा है, इसमें कुछ हम लोग कर सकते हैं, ये इंस्पायरिंग है, ये इंस्टिल करता है दूसरों के में भी कि भाई चलो हम भी शुरू करते हैं, हम आपके साथ आते हैं। और चौथा हो गया आइडियलाइज्ड इन्फ्लुएंस। वो हरदम वो बहुत इंटीग्रेटेड होता है, वो इंटीग्रेटेड रहता है, वो कभी भी वो आपका फ्रॉड या इस तरीके से जालसाजी का काम नहीं करेंगे। वो कंस्टेंट मॉडल, वो कंसिस्टेंट होते हैं अपने मॉडल में, बहुत चले वो चेंज करने के लिए भी अडेप्टिव होते हैं, वो क्रिएटिव होते हैं। दे आर एक्टिंग इज ए सॉलिड ट्रस्टवर्दी एंड एथिकल रोल, मतलब दूसरों के लिए एक एथिक्स, दूसरों के लिए एक आपका बोला जाए तो एक रूपरेखा तैयार करते हैं कि देखो भाई इस तरीके से चलोगे तो आप भी सक्सेसफुल हो जाओगे। दे आर इंस्पिरेशनल, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। तो दूसरी स्लाइड में मैंने खाली ये बताया है कि ये मार्शल रॉबर्ट 2012 में उन्होंने इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल इन करंट कॉन्टेक्स्ट, आज के कंटेक्स्ट में, आज के डिसरप्टिव कंटेक्स्ट में, उन्होंने बोला कि ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप जो होता है ना, वो एक केवल 5 कॉम्पिटेंसी पर ही काम करता है। पहला हो गया वो होलिस्टिक थिंकिंग करते हैं, वो सिस्टम थिंकिंग के बारे में बात करते हैं, वो हरदम रिलेशनशिप देखते हैं बिटवीन द पार्ट्स, अपने ऑर्गेनाइजेशन के हर पार्ट सब पार्ट्स के बीच में एक रिलेशनशिप देखते हैं, वहां पर कोई छूट गया है क्या, कुछ है क्या, जहां पर उसको ब्रिज द गैप करते हैं थ्रू इनोवेशन। वो ह्यूमनिस्टिक थिंकिंग होना बहुत जरूरी है, पीपल सेंट्रिक होना पड़ेगा। दे एबल टू सेंस द इमोशन, दूसरों के इमोशन, कस्टमर्स के इमोशन, अपने टीम मेंबर्स के इमोशंस की पूरी जानकारी रखते हैं, वो सेंस भी कर पाते हैं, और वो कनेक्ट करते हैं हरदम अपने माइंड लेवल पर नहीं, हार्ट लेवल पर, दिमाग से नहीं, दिल से जोड़ने की कोशिश करते हैं। वो सोशल ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, वो निगेटिव कभी नहीं बोलते, वो ऑथेंटिकली एनविजन करते हैं, सोचते हैं आगे का कि कैसे बड़े बड़े प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सके, और इसी विजन को लेके वो दे ओवरकम द सिनिज्म, माने कोई क्रिटिक्स भी कर रहा है तो चलिए करने दीजिए उसको। एंड दे हैव ऑथेंटिक फिल्टरिंग प्रोसेस, वो क्या करते हैं, दे क्विकली डिसर्न्स अदर्स मोटिव, निगेटिव मोटिव किसी का है तो उसको किस तरीके से उससे हट के निकलना है, उसके चुंगल में नहीं फंसना है, और रिएक्ट करना है अप्रोप्रिएटली इन कॉम्प्लेक्स सोशल सिचुएशंस में, उसको दिखा के बताना है उनको, माने उसको बोल के नहीं करके दिखाना है, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। तो ये सारी चीज ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप में ये 5 कॉम्पिटेंसीज होते हैं, जो कि मार्शल रॉबर्ट्स एक सोसाइटीज 2012 में इन्होंने बोला कि ये प्रेजेंट सिचुएशन में ये आपका जो कॉम्पिटेंसीज है, ये हर स्टार्टअप हो, हर ऑर्गेनाइजेशन हो, हर इंस्टीट्यूशन हो, घर में भी हो, तो ये जो भी आपका बंदा है उसमें ये ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप होगा, तो वो ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूट, जो भी चीज है वो सक्सेसफुल नहीं होगा, ऐसा कोई बात हो ही नहीं सकता। वो हर अनसक्सेसफुल सिचुएशंस को, नेगेटिव सिचुएशंस को, पेसिमिस्टिक सिचुएशंस को ओवरकम कर सकता है। अभी इसके बाद वाला स्लाइड में, तो इसमें हमने क्या बोला कि इन शॉर्ट यदि संक्षिप्त में बोला जाए तो दे हैव 6 कॉम्पिटेंसीज, वो हरदम कोलाबोरेशन करने के लायक होते हैं, वो कोलाबोरेट करते हैं, दैट्स व्हाई दे आर कोलाबोरेटिंग। दे आर इन्फ्लुएंसर्स, वो इन्फ्लुएंस करते हैं, सो यहाँ बोला गया वो इन्फ्लुएंसिंग। वो डिलीवरिंग रिजल्ट्स, वो रिजल्ट्स देगा, वो ऐसा कोई चीज आपको नहीं बोलेगा जिसपे उसको लगे कि वो रिजल्ट नहीं दे पाएगा, वो वही चीज बताएगा जिसमें वो इंटीग्रिटी के साथ बोलेगा कि ये मैं सोचा हूँ, ये मैं किया हूँ, और ये ऐसा रिजल्ट देगा ही। So they are very confident about that. So they are delivering results. They have a commercial awareness. क्योंकि obviously business कीजिएगा तो commercial aspect तो है ही, तो उनका वो commercial awareness में आपका ये statutory obligations भी आ जाता है, law of land भी आ जाता है, timely tax pay करना, ये obligations compliances maintain करना, due diligence रखना, और they always anticipate a long term, वो दूर का, वो लंबे घोड़े का, लंबे रेस का घोड़ा है वो,
सो वो लॉन्ग ट्रेंड्स की बात करता है, वो ऐसा नहीं कि 2 साल 5 साल की बात नहीं करेगा, वो इसका विजन होता है कि हमारी ये कंपनी छोटे से शुरू हुआ है, ये एक्चुअली क्या करेगा, जिसका विजन बड़ा होता है। एंड वो उसी बेसिस पर दे हैव द पोजीशन टू इवैल्यूएट अपनी पूरी टीम के साथ, ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच के साथ उसको इवैल्यूएट करने की भी पूरी दक्षता रखता है, दे आर प्रोफिशिएंट। अब इसकी बाद वाली स्लाइड हम देखेंगे तो ये एक इंफोग्राफिक्स है। आप देखोगे सस्टेनेबिलिटी में दो इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट आदमी तो लीडर ही है। वो लीडरशिप देखिए, इट्स यूजिंग द इट्स बेसिकली इट्स पोजिशनिंग सस्टेनेबिलिटी। और लॉ बोले तो लॉ ऑफ लैंड, उसमें बिजनेस एथिक्स है, ऑर्गेनाइजेशनल डायनेमिक्स है, मैनेजमेंट है, ये तो मेन पार्ट हो गया। अब लीगल एस्पेक्ट देखेंगे तो लीगल एस्पेक्ट में लीडरशिप बहुत इंटीग्रेटेड है, वो इंटीग्रिटी है, ऑनेस्ट है। किस बेसिस पर? लीगल फ्रेमवर्क से वो छेड़छाड़ नहीं करेगा, वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड्स की पूरी तरीके से उसको कंप्लाई करेगा, कंपनी स्ट्रक्चर्स जो लॉ ऑफ लैंड के हिसाब से मेंटेन करेगा, फाइनेंस अकाउंटेंसी पर ड्यू डिलिजेंस रहेगा। कंपनी पर्पस को वो स्पेसिफिकली जो भी डिजाइन किया है उसको वो एनहेंस करेगा, बढ़ाएगा, ना कि उसको वो किसी भी तरीके से नॉन कंप्लायंस करेगा। और दूसरी तरफ देखोगे तो इसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि वो सिस्टम थिंकिंग, स्ट्रेटेजी, एंटरप्रेन्योरशिप, ये तीन चीज के ऊपर लीडरशिप अपना जो काम करता है, इस पे ये ज्यादा इंपॉर्टेंट मैंने बताया था पहले। ये सिस्टम थिंकिंग, उसका अपना एक स्ट्रेटेजी होना है, उसके पास एंटरप्रेन्योरशिप की जो पैशन है, जो जील है, वो होनी बहुत जरूरी है। और ये सारी चीजों को लेके चलने के लिए उसको एक मैनेजमेंट चाहिए, एक मैनेजमेंट टीम चाहिए, उसके पास ऑर्गेनाइजेशनल डायनेमिक्स होनी चाहिए, बिजनेस प्लान होना चाहिए, पर्पस होना चाहिए, उसकी अपनी एक विजन मिशन, टीम की विजन मिशन होनी पड़ेगी, एक स्टेटमेंट, गोल स्टेटमेंट जो एजाइल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक विजन स्टेटमेंट बना दिया और उसको 50 साल चला रहा हूँ, ऐसा नहीं है। वो चेंज होना चाहिए और चेंज होता भी है। और बिजनेस एथिक्स, ये सबसे बड़ी चीज है, क्योंकि बिना एथिक्स, बिना इंटीग्रिटी के, बिना ऑनेस्टी के हम कंपनी में नहीं, हम किसी भी सिचुएशन में हम सक्सेसफुल कभी नहीं हो पाए। अभी इसके आगे वाली स्लाइड्स में हम चलेंगे। अभी एक साइंटिफिक मैपिंग, जैसे मैंने बताया ना कंसाइंस के बारे में जो बताया था, अभी साइंटिफिक मैपिंग ऑफ प्रायोरिटीज। अब प्रायोरिटीज को कैसे मैपिंग करेंगे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, लीडर के लिए या फिर उसके टीम के लिए, हम ये यूज करके सस्टेनेबिलिटी कंसाइंस। एक्चुअली सस्टेनेबल डेवलपमेंट यदि बोला जाए तो ये एक्चुअली वाइड स्प्रेड वे में इसको इंट्रोड्यूस किया था ब्रंटलैंड कमीशन ने। जिन्होंने, वो कमीशन ने क्या डिफाइन किया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोले तो ऐसे डिक्शनरी में या विकिपीडिया बहुत सारा आपका उसका डेफिनेशन मिल जाएगा, बट इनका जो कमीशन का स्पेसिफिक डेफिनेशन ये था कि इट इज बेसिकली मीटिंग द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट without compromising the ability of future to meet their own needs। माने हमें आज के नीड को मेंटेन करने के लिए फ्यूचर की जो कैपेबिलिटी है, एबिलिटी है, उसको कंप्रोमाइज नहीं करना है। समझेंगे नहीं? तो ये है बेसिक सस्टेनेबल डेवलपमेंट का डेफिनेशन, टू मीट द नीड ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी। माने हमारे फ्यूचर्स के लिए जो एबिलिटी है उसको होगा नहीं होगा वैसा सोच के कंप्रोमाइज नहीं करके हमें आज का सोचना है, और आज की कैपेबिलिटी के साथ हमें आज का नीड को सस्टेन करना है, उसको डेवलप करना है। भविष्य में जो होगा उसको देखा जाएगा, क्योंकि उससे भविष्य के जो नीड्स है वो हमको अभी मालूम नहीं है, बट उसको एंटीसिपेट करके हम प्रेजेंट के नीड्स को डेवलप ना करें, ऐसा नहीं होना। सो यही बोला गया विदाउट कंप्रोमाइज। इसमें आप देखोगे ये जो वेन डायग्राम है सस्टेनेबिलिटी में, आपका पहले ही बताया था 3 फैक्टर होता है, एक इकोनॉमिक, एक एनवायरमेंटल, एक सोशल। तो सस्टेनेबिलिटी बोले तो हमको उसमें जैसे एनवायरमेंटल इकोनॉमिक में देखिएगा सब्सिडी हुआ, इंसेंटिव हुआ सरकार का, पेनल्टी हुआ टू प्रोमोट एफिशिएंसी, बहुत सारा चीज हुआ। इधर सोशल इकोनॉमिक में देखें तो CSR हो गया, बिजनेस एथिक्स हो गया, फेयर ट्रेड हो गया, वर्कर प्रोटेक्शन हो गया, लेबर लॉ हो गया। सोशल एनवायरमेंटल देखो तो प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट हो गया, नेचुरल रिसोर्सेस हो गया, लोकली हो, रीजनली हो, ग्लोबली हो। सो डॉक्ट्रिन ऑफ सोशल साइंस, सस्टेनेबिलिटी साइंस जो है SS, ये इज अ वाइडली एक्नॉलेज्ड एज अ टूल। इसको यूनाइटेड नेशन SDG में इसको टूल के हिसाब से लिया गया है, ताकि हम ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी को हम अटेन कर पाए। एंड इज बिकमिंग द कोर फिलोसफी होनी चाहिए कोई भी कंपनी के लिए, कोई भी देश के लिए, कोई भी सरकार के लिए, नेशनल इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंडास के लिए। तभी जाके हम समझ पाएंगे कि हम किस तरीके से
सस्टेनेबिलिटी कंसाइंस को समझे, उसको प्रायोरिटी में ले, और हमें 3 फैक्टर को, एनवायरमेंटल, इकोनॉमिक एंड सोशल, इसके नीड्स को, प्रेजेंट नीड्स को हम सस्टेन कर पाए, डेवलप कर पाए। ये ना सोच के कि फ्यूचर का जो कैपेबिलिटी, एबिलिटी क्या होगा उसको लेके नहीं, उसको कॉम्प्रोमाइज नहीं करें, उसको जैसा है वैसा रहने दें, उसके साथ हम छेड़छाड़ ना करें, उसको कॉम्प्रोमाइज ना करें। हम प्रेजेंट सिचुएशन को ही हम देखें, तब हम देखेंगे कि हमारी जो मैपिंग होगी वो मैपिंग प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में भी होगी और पॉजिटिव होगी। निगेटिविटी की यहाँ कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि हमने पहले बोल दिया विदाउट कॉम्प्रोमाइज, इसका मतलब निगेटिविटी आना ही नहीं है। इसके बाद वाली स्लाइड, अब ये सस्टेनेबिलिटी मैन्युफैक्चरिंग वो इसीलिए मैंने लेके आया क्योंकि एग्रीटेक की बात कर रहा था, इसीलिए तो इसमें हमें देखना होगा कि क्या क्या ऐसे कंट्रीब्यूटर्स है, फैक्टर्स है जो सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग को अफेक्ट करते हैं। आप देखिएगा, इसमें हम शुरू करते हैं सस्टेनेबल डिजाइन, डिजाइन से शुरू होगा। जब डिजाइन सस्टेनेबल है तो सस्टेनेबिलिटी मैन्युफैक्चरिंग करने में एक फैक्टर हो सकता है। सप्लायर एटीट्यूड बहुत जरूरी है ताकि वो हमारे सस्टेनेबिलिटी की जर्नी को सपोर्ट करे। सप्लायर नहीं रह गया, सप्लायर और कंपनी जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है वो एक्चुअली चैनल पार्टनर हो गए, वो दोस्त हैं एक्चुअली, वो एक दूसरे के कोलैबोरेटर्स है। मैं सप्लायर हूँ, वो मैन्युफैक्चरर है, वैसा होने से नहीं चलेगा। वो दोनों के लिए विन विन सिचुएशन के, सप्लायर को भी समझना पड़ेगा ये मेरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ये चलेगी तब मैं सप्लाई करूंगा, कब पाऊंगा। मैन्युफैक्चरिंग को वही सोचना पड़ेगा, ये सप्लाई नहीं है, ये मेरा पार्टनर है, ये सप्लाई नहीं करेगा तो मैं क्या मैन्युफैक्चर करूंगा। तो वो एटीट्यूड चेंज करना होगा, सस्टेनेबल एटीट्यूड रखना पड़ेगा। कस्टमर एटीट्यूड भी वैसे ही है, कस्टमर भी जब कोई प्रोडक्ट को यूज करेगा तो वो भी ग्लोबली अलग से नहीं, इंटर कनेक्टेडनेस की बात है, तो सब कस्टमर को भी समझना होगा कि ये भाई साहब, ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ये अच्छा प्रोडक्ट देती है, सस्टेन्ड है, तो हमें भी सपोर्ट करना चाहिए। हमें ऐसा नहीं है कि इसको सपोर्ट नहीं करेगा तो इसके गोल, इसकी जो स्पेसिफिक जो रिक्वायरमेंट थी वो फुलफिल नहीं हो पाएगी। उसके बाद एनवायरमेंट कंट्रोल्स, मॉनिटरिंग, रिमेडिएशन, ये हर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, खाली सरकार का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये इंडस्ट्री का भी है, सोसाइटी का भी है, लोगों का भी है। उसके बाद कम्युनिटी एंगेजमेंट फॉर सस्टेनेबिलिटी, ये भी सबकी जरूरत है कि हम कैसे कम्युनिटी को एंगेज कर पाए हमारे गोल्स की ओर, हम फोकस्ड हुए की ओर। हमारा सबका एक कॉमन गोल होता है, वो कॉमन गोल्स चाहे वो सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड टू एनवायरमेंट हो, रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स हो, रिलेटेड टू सोसाइटी हो, वो हम सबको इकट्ठे चलना पड़ेगा। उसके लिए एक सस्टेनेबल एप्टीट्यूड होनी चाहिए। और सस्टेनेबिलिटी इंडिकेटर्स, पॉलिसी प्रोसीजर, ये तो सरकारी काम है, ये तो पॉलिसी मेकर्स इस पर काम हो ही रहा है, ये भी उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ताकि अब देखिए, पॉलिसी मेकर्स को सरकार को दोष देना ये हमारी आदत हो गई, ये गलत है। क्योंकि सरकार कौन है, सरकार तो हम ही हैं, हमारे वोट से ही लोग वहां पर पहुंचे हैं, वो आईएएस ऑफिसर हो या कोई भी यूपीएससी या फिर स्टेट पब्लिक सर्विस के ऑफिशियल्स हो, सब तो हम ही हैं। यदि हम इकट्ठे ये सोच लें कि आखिर भुगतना तो हम सबको ही है, तो क्यों ना हम सब इकट्ठे मिल एक सस्टेनेबल एप्टीट्यूड, एक सस्टेनेबल एटीट्यूड के साथ जब आगे आगे निकले, एक इंटीग्रिटी के साथ आगे निकले, तो दिन बहुत दूर नहीं, और हो भी रहा है, ये होना भी है। जब से डिजिटाइज हुआ, जब से ट्रांसपेरेंसी आया है, तो लोगों में ये चीज तो आ गई है कि मैं कुछ भी कर रहा हूँ, ये छुपा हुआ नहीं। तो क्यों ना ऐसा कुछ करे कि हम भी हर एवरी इंडिविजुअल एक ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर बन जाए इस देश में। तो फिर हमारा देश किसी से भी इंपोर्ट करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। वो मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर का कंसेप्ट बेसिकली वही है, उसको हमें ड्रिल डाउन करके ग्रास रूट लेवल पर लाना है। कि आत्मनिर्भर बोले तो लोग ज्यादातर ये सोचते हैं कि ये कोई स्कीम है, हम जिससे हमको कुछ पैसा मिलेगा, कुछ सब्सिडी मिलेगा, नहीं। आत्मनिर्भर बेसिकली वही है कि हम खुद से कब सस्टेनेबल लीडर, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर बने अपने आप में, और हम जो भी करें इस समाज के लिए, अपने लिए, वो सस्टेनेबल हो। किस क्षेत्र में? 3 क्षेत्र ही बोला गया है, एनवायरमेंट, इकोनॉमिक एंड सोशल। अब आगे की स्लाइड चलेंगे हम लोग, अब ज्यादा नहीं रहेगा। ये एक छोटा सा मैंने दिखाया है कि सस्टेनेबिलिटी साइंस को जब मैप करते हैं ना, तो ये सारे सेक्टर्स दिखते हैं आपको। देखिए, कोई भी सेक्टर छुटा हुआ नहीं है, चाहे वो हेल्थ केयर हो, नैनो जनरेटर हो, कैटलिस्ट हो, इलेक्ट्रोकेमिकल हो, जो मैंने बोला फ्यूल सेल्स, फिजिकल सस्टेनेबिलिटी हो, बायोचार हो, बायो एनर्जी हो, कुछ भी नहीं छूटा। फिशरी हो, एंटरप्रेन्योरशिप हो, सस्टेनेबल एनर्जी,
जो हम बात करते हैं ना, वो इथेनॉल और आपका सोलर, वेस्ट मैनेजमेंट हो, इकोसिस्टम डेवलपमेंट हो, वाटर, स्मार्ट सिटी, एजुकेशन, ग्रीन आईसीटी, है कि नहीं? तो कोई भी चीज छूटा हुआ नहीं है। ये तो मेजर देखा जाए तो सस्टेनेबिलिटी साइंस हर क्षेत्र में है, खाली इंडस्ट्री इकोनॉमिक सेक्टर में नहीं, एजुकेशन सेक्टर में भी है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जब देखोगे तो उसके सारे फैक्टर्स, फ्रेमवर्क सस्टेनेबिलिटी के ऊपर ही फोकस्ड है कि आपका एजुकेशन सिस्टम सस्टेन नहीं रहेगा तो आपका आगे आने वाले इकोनॉमी या इंडस्ट्री नहीं बचेंगे, क्योंकि बेसिक तो डेवलपमेंट आपके थ्रू ही होना है, क्योंकि बच्चे जो है वो स्कूल यूनिवर्सिटी से ही निकलेंगे। आपके जो बिजनेस ओनर होंगे वो यूनिवर्सिटी स्कूल से ही आएंगे। तो वहां पर सस्टेनेबिलिटी नहीं रहेगा तो फिर हम इंडस्ट्री इकोनॉमिक सिस्टम की बात करके हमको ज्यादा कुछ फायदा नहीं होगा। इसलिए मैंने जस्ट मैपिंग किया दिखाया, ये मैपिंग मिला मेरे को, कोई एक रिसर्च किया होगा, तो देखिए कोई चीज छुटा हुआ नहीं है। तो सस्टेनेबिलिटी साइंस का मतलब ये है कि इट हैज एनकम्पास्ड ऑल सेक्टर्स, अवेलेबल सेक्टर्स प्रेजेंटली इन द प्रेजेंट टाइम इन द इकोनॉमिक सिचुएशंस। इसके बाद वाली स्लाइड में ये जस्ट एक मैपिंग, फिर से मैपिंग में दिखाया कि इस तरीके से इंडिविजुअल बेसिस पर और कलेक्टिव बेसिस पर इसको किया जाए। इंटीरियर एक्सटीरियर में इंडिविजुअल यदि हम इंटीरियर में देखें तो उसका माइंडसेट, उसका मोटिवेशन, उसका बिलीफ, उसका वैल्यू, उसका कॉन्शियसनेस को हमें डेवलप करना पड़ेगा ताकि वो पॉजिटिव थिंकिंग हो, उसमें एक पॉजिटिवनेस आए, वो खुद में ट्रांसफॉर्मेशन को महसूस करे ताकि वो ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप की तरह काम, लीडर की तरह काम कर सके। एक्सटीरियर क्षेत्र में देखा जाए तो उसके हैबिट, उसके प्रैक्टिसेस, उसके रिएक्शंस, उसके रेस्पॉन्सेस कैसा है सोसाइटी के ऊपर, वो बहुत बड़ा फैक्टर है। यदि कलेक्टिव देखें तो हम कलेक्टिव बोले तो सोसाइटी के तौर पर देखें, एक देश के तौर पर देखें तो हमारे इंटीरियर में क्या होता है कि हमारे कल्चर के जो नॉर्म्स है, जो शेयर्ड वैल्यूज है, वर्ल्ड व्यूज है, जो नेरेटिव्स है, जो एस्थेटिक्स है, वो पॉजिटिव हो, सस्टेन्ड हो। और यदि आउटर में देखें तो हमारा सोशियो इकोलॉजिकल, गवर्नेंस, एजुकेशन, वेलफेयर, सारे फैक्टर्स इकट्ठे होते हैं। ये हर चीज में देखिए हमें यदि सस्टेनेबल होना है तो इस तरीके से हमको मैपिंग करना पड़ेगा इंडिविजुअल लेवल पर या फिर कलेक्टिव लेवल पर, तभी हम सोच सकते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप का एक डेवलपमेंट हो हर ऑर्गेनाइजेशन में। और हर ऑर्गेनाइजेशन कभी भी ये बात को लेकर निगेटिव नहीं है कि यदि ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप है तो सक्सेस होना अनिवार्य है। नेक्स्ट स्लाइड। अब होलिस्टिक परफॉर्मेंस को अंडरस्टैंड करने जाए तो एक ग्रेनुलर स्टेप कंपोनेंट बनाया गया था। ये किसी का एक रिसर्च, एक्चुअली मैंने जस्ट एक इन्फोग्राफ्स को लिया क्योंकि मुझको अच्छा लगा ये। इसमें एक जनरल फ्रेमवर्क है, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म को देखें तो एक होलिस्टिक परफॉर्मेंस को भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए किस तरीके से हम लोग का एक फ्रेमवर्क होना चाहिए। शॉर्ट टर्म बोले तो एक होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग हो ताकि हम कैपिटलाइज करें इसमें कॉम्प्लीमेंट्री बिजनेस मॉडल पर्सपेक्टिव पर और ट्रांसलेट करें स्ट्रेटेजी टू एक्शन। हम शॉर्ट टर्म में क्या कर सकते हैं, बिजनेस प्लान बना सकते हैं जिसको हमको कैपिटलाइज करना है, कैसे इसको जितना जल्दी हो सके कमर्शलाइज करना है, और हमारी जो भी स्ट्रेटेजी हो छोटे तौर पर हो उसको किस तरीके से एक्शन पर लाना है। तो इसको लाने के लिए हमें थ्रू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बेस्ट फिटेड बिजनेस मॉडल, तो बेस्ट फिटेड बिजनेस मॉडल लाने के लिए कौन सा बिजनेस मॉडल बेस्ट होगा, इसका तो ऐसा कोई डेफिनेशन नहीं है कि ये बिजनेस मॉडल बेस्ट है। बेस्ट बोला जाए तो वो बेस्ट है जो समय पर, सही समय पर वो लागू हुआ, माने पोजिशनिंग ऑफ ए प्रोडक्ट एंड सर्विस एट राइट टाइम, एट राइट टाइम और यू कैन से राइट मोमेंट। कोविड के समय जो भी इंडस्ट्री सक्सेस हुए वो वही है कि वो प्रोडक्ट को सही समय पर लेके आए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज का चीज नहीं है, ये बहुत पुराना चीज है, बट ये सक्सेसफुल केवल इसी पीरियड में हुआ क्योंकि वो सही, उसकी जरूरत थी। फेसलेस, पेपरलेस, आउट ऑफ, मैंने क्या बोलते हैं उसको, दूसरों से दूर दूर रहने का जो समय था, उस समय ऐसा कोई टेक्नोलॉजी उस समय इजाद नहीं हुआ था, बट एक इजाद हुआ था एआई करके। उसको जब 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 वैज्ञानिकों ने देखा कि ये सही समय है इसको लॉन्च करने का, और आज देखिए ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो बिना एआई का चल रहा होगा। तो राइट पोजीशनिंग बहुत जरूरी है, जो शॉर्ट टर्म गोल में पहले आता है कि आप जो भी प्रोडक्ट लाए हो उसको इमीडिएटली एक्शन में कैसे लाओगे, और लाना है तो कब लाना है, यदि नहीं लाना है तो उस समय मत लाइए। ये शॉर्ट टर्म है। मीडियम टर्म में क्या है, कंटिन्यूअस डेवलपमेंट। एक बार लॉन्च हो गया तो कंटिन्यूअसली आपको कैसे डेवलप करना है, कैसे ग्रो करना है, कैसे रेसिलियंस लाना है,
ठीक है, ये फीडबैक लूप जो मैं बताया ना, ये फीडबैक लूप से ही एक रेसिलियंस आता है। आपका प्रोडक्ट सही में बिक रहा है, लोग को अच्छा लग रहा है, ये पता होना चाहिए आपको हर क्षण 24/7। ऐसे कि मैं महीने में एक बार सर्वे करवाऊंगा, उसका रिजल्ट के देखूंगा, वो जमाना गया। उसके बाद आपको डेवलपिंग डायनेमिक कैपेबिलिटीज टू सपोर्ट योर बिजनेस मॉडल का इनोवेशन होता है। आपका प्रोडक्ट का इनोवेशन होगा, सर्विस का इनोवेशन होगा, बिजनेस मॉडल का भी इनोवेशन होना पड़ेगा। आपको नए नए इनोवेटिव आइडियाज ला के अपना बिजनेस प्लान, आपका बिजनेस कैनवस को चेंज करते रहना पड़ेगा एज पर द नीड फॉर कंटिन्यूअल डेवलपमेंट। लॉन्ग टर्म बोले तो फुली ओवरलैपिंग ऑफ सस्टेनेबिलिटी बिजनेस। आपको आप बिजनेस स्ट्रेटेजी जो आपको इतना दिन हो गया, उस स्ट्रेटेजी को आपको सस्टेनेबिलिटी के साथ ओवरलैपिंग करना पड़ेगा ताकि वो सस्टेनेबल हो जाए। आगे से आपको पता, आपको इस स्थिति में आ गए हैं कि आपको मालूम है कि आपका बिजनेस मॉडल सस्टेनेबल है। अब इसमें कुछ भी मैं काट छाट करूं तो इसमें ज्यादा कुछ गड़बड़ होगा नहीं और ये रेसिलिएंट रहेगा, सस्टेनेबल रहेगा। इसके लिए आपको सस्टेन्ड वैल्यू को क्रिएशन का इकोसिस्टम होना पड़ेगा, जिसमें आपको डायनेमिक सिस्टम होना पड़ेगा, सो दैट यू कैन हैव अ डायनेमिक व्यू ऑफ योर स्ट्रेटेजी एंड फॉर्म परफॉर्मेंस में ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस। उसके कुछ मैट्रिसेस, की परफॉर्मेंस मैट्रिसेस अब इजाद हो चुके होंगे उस समय तक, जो कि आपको एक लॉन्ग टर्म वैल्यू के डेटा को कैप्चर कर पाओगे और उससे आप एनालाइज कर पाओगे कि आगे और कितने साल तक मेरा बिजनेस मॉडल सस्टेनेबली चलेगा कि नहीं चलेगा। नहीं चलेगा तो मुझे इसमें क्या चेंज करना है। तो ये एक्चुअली स्टेप बाय स्टेप होलिस्टिक परफॉर्मेंस बोले तो विन विन सिचुएशन को ही बोलते हैं कि आप किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। ये एक बहुत बड़ा एक स्लाइड है, इसमें आप देखोगे कि एक फ्रेमवर्क है कैसे हम लोग सस्टेनेबिलिटी को लाएंगे। इसमें काफी सारे फैक्टर्स हैं, ड्राइवर्स हैं। मेन पर्पस तो कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी है, बट इसमें आप देखो कि शुरुआती में इनोवेटिव ट्रांसफॉर्मेशन बोला मैंने, उसमें दो पार्ट है, कल्चरल एंड यूनिवर्सल। बिजनेस वैल्यू हो गया, इसके फंक्शंस क्या हो सकते हैं, मार्केटिंग, ऑपरेशंस, इनोवेशन, एचआर। ठीक है, ये बिजनेस वैल्यू को सपोर्ट करते हैं, जिसमें कॉस्ट रिडक्शन हो गया, इकोनॉमीज ऑफ स्केल हो गया, रेजुविनेशन ऑफ द पोर्टफोलियो, ये सारा चीज जो कंपनी में होता होगा। और इसके बाद आप देखोगे लेफ्ट साइड में देखोगे तो की ड्राइवर्स क्या क्या हो सकते हैं। जैसे कि एडाप्टिव रेस्पॉन्सिव में की ड्राइवर्स हो सकते हैं, आपके कम्पिटिटिव एडवांटेज क्या है, आपका इंसेंटिव सिस्टम या स्कीम क्या है, आपने डिजिटाइजेशन कितना किया है कि नहीं किया है। अब मार्केटिंग सेल्स का इंटरफेसिंग करोगे तो आप दो चीज को रेस्पॉन्सिवनेस में आप इफेक्ट कर, एक हो गया यूनिवर्सल जो कंप्लायंस रिलेटेड होता है, और दूसरा हो गया कल्चरल जो कि कॉन्ट्रेक्चुअल डिजाइन, लॉजिस्टिक अलायंस, किसके साथ आप अलायंस करोगे, किसके साथ अलायंस नहीं करोगे। तो ये दोनों ऊपर के दो देखेंगे आप तो दो पार्ट में है। एक हो गया आपका दोनों में आप देखोगे की ड्राइवर्स वही है, फंक्शन चेंज है। यदि फंक्शंस इंटरनल फंक्शंस लेते हो तो इस तरीके के बिजनेस वैल्यू को अफेक्ट करोगे। यदि एक्सटर्नल फंक्शंस लेते हो जैसे लीगल अफेयर्स, रिसर्च, मार्केटिंग, इनोवेशन स्ट्रेटेजीज, ये बेसिक कॉम्प्लेक्सिटी, सप्लाई रेशनलाइजेशन। और फंक्शन कहाँ आ गया, प्रोक्योरमेंट फंक्शन, ऑपरेशन फंक्शन, लीगल फंक्शन। और यदि आप एक्सटर्नल पार्ट में देखोगे तो ड्राइवर्स क्या है, ब्रांडिंग, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, इंसेंटिव, वही पुराने वाले, बट फंक्शन चेंज हो गया। इसमें इफेक्ट क्या करोगे आप, प्रोक्योरमेंट, मार्केटिंग, ऑपरेशंस। तो ये स्लाइड एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको ये पता चलेगा कौन कौन से इंटरनल ड्राइवर्स हैं, कौन कौन से एक्सटर्नल ड्राइवर्स है, इस कौन कौन से इंटरनल फंक्शंस और एक्सटर्नल फंक्शन आप इफेक्ट करते हो और उसका आपका रिजल्ट क्या निकल सकता है इन टोटलिटी। यदि हम लेते हैं कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी के ऊपर, कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी इसीलिए बोला जा रहा है क्योंकि हम अभी कमर्शियल की बात करते हैं, तो यहाँ पर कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी ऑर्गेनाइजेशंस की बात करते हैं, या चाहे वो एकेडमिक इंस्टीट्यूशन हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन हो, तो कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी दोनों में बराबर है क्योंकि इसमें दोनों में फैक्टर्स वही है, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल। तो इसको आप बाद में भी आप पढ़ लोगे तो ये पूरा इजी टू रीड है और सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, आप समझ जाओगे इसमें क्या है। नेक्स्ट स्लाइड। अभी हम इम्प्लीमेंटेशन कैसे करेंगे।
इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए एक फ्यूचर, देखिए ऊपर फ्यूचर लिखा है, नीचे प्रेजेंट लिखा है, एक एक्सटर्नल लिखा है, एक इंटरनल लिखा है। यदि आप इंटरनल को लेते हो और प्रेजेंट सिचुएशन को आप इम्प्लीमेंट करना है तो आपको ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ाना पड़ेगा, है कि नहीं। उसमें आपको देखिएगा कल्चरल बाउंड में देखिएगा क्या क्या इंटरफेस हो रहा है। कल्चरल बाउंड में कल्चर बाउंड इंटरफेसिंग होगा, और यूनिवर्सली देखा जाएगा तो इसमें आपको साथ देगा, आपको सपोर्ट करेगा आपका बिजनेस केस, आपका गवर्नेंस, आपका कंफर्मिटी, आपका प्रोविजन, जितने प्रोविजन आपने रखे हैं इंडस्ट्रीज ड्यू डिलिजेंस में। और यदि आप प्रेजेंट में एक्सटर्नल पार्ट को चेक करना चाहो, मतलब इम्प्लीमेंट करना चाहोगे, तो प्रोजेक्ट स्टीवर्ड से बोला जाता है, सो दैट यू कैन टेक केयर ऑफ एंड मैनेजिंग योर मैन्युफैक्चर प्रॉपर्टी through an awareness raising process of controlling and communicating product related impacts of sustainability। उसमें देखिएगा आपका टारगेट जो यूनिवर्सल है, आपका इफेक्ट करेगा क्या, टारगेट, पोर्टफोलियो, आपका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, सर्विस पोर्टफोलियो हो, कुछ एड ऑन करना हो, सर्विफिकेशन बोले तो एक नया टर्म है एक्चुअली, सर्विसिंग थ्रू ऑनलाइन, लाइक SSA होता है ना, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, एग्रीकल्चर एज ए सर्विस, एजुकेशन एज ए सर्विस। तो ये सर्विफिकेशन हो गया। और सर्कुलरिटी का मतलब सर्कुलर इकोनॉमी। इसमें आप बेसिकली जो आपका इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस में जो इफेक्ट होगा, वो आपको जो इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा कल्चरली, वो है रीयूजिंग, जो कि सर्कुलर इकोनॉमी, वेस्ट मैनेजमेंट, टेस्टिमोनियल्स एंड इको डिजाइन। जो भी डिजाइन करोगे सर्विस या प्रोडक्ट, वो इकोलॉजिकली इम्प्लीमेंटेबल होना चाहिए। और यदि फ्यूचर के लिए जाओगे तो इंटरनल सेक्टर में आप देखोगे तो इनोवेटिव ट्रांसफॉर्मेशन होना है आपको, आपका पूरा वर्कफोर्स में, जिसमें कि कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस पर इफेक्ट पड़ेगा आपका, इम्प्रूव इट, कोर एंड सपोर्टिंग द वैल्यू चेन सेगमेंट्स को, जिसमें ड्राइवर्स, प्रोमोटर्स, कौन ड्राइवर्स होगा, कौन प्रोमोटर होगा। और ये बेसिकली आप टोटली थोड़ा कंसाइंस पर चला जाता है, स्पिरिट, अलायंसेस, मतलब विन विन सिचुएशन, होलिस्टिक परफॉर्मेंस की ओर जाएगा। और एक्सटर्नल पार्ट में जाओगे तो यू हैव टू बी एडेप्टिव, यू हैव टू बी वेरी रेस्पॉन्सिव इन एडेप्टिंग। आपको एडेप्ट करने का रेस्पॉन्सिवनेस, स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा, जिससे कि आप जल्दी जल्दी आप मैपिंग कर पाओ। मार्केट मैपिंग हो गया, टीम मैपिंग हो गया, माइंड मैपिंग हो गया, जो भी है, प्रोडक्ट मैपिंग हो गया, कस्टमर मैपिंग हो गया, उसकी विजिबिलिटी कैसे बढ़ाना है आपको, ताकि आप एनहेंसमेंट, एडॉप्शन, मॉनिटरिंग, ये तीनों चीज फैक्टर है, ताकि आप फ्यूचर के में एक्सटर्नल फैक्टर्स को इफेक्ट करने के लिए आपको ये एडेप्टिव रेस्पॉन्सिव होना जरूरी है। तो इन शॉर्ट देखें, यदि इंटरनल पार्ट देखें, नियर प्रेजेंट में देखें, तो आपका फोकस होना चाहिए ऑपरेशनल एफिशिएंसी। एक्सटर्नल में होगा तो आपका फोकस होना चाहिए प्रोडक्ट स्टीवर्डशिप में। फ्यूचर की ओर जाए तो इंटरनल फैक्टर में आप देखना पड़ेगा इनोवेटिव ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर, और एक्सटर्नल में फ्यूचर के लिए होगा एडेप्टिव रेस्पॉन्सिवनेस। तो 4 फैक्टर्स आप देखेंगे तो प्रेजेंट एंड फ्यूचर को आप सस्टेनेबली आप डेवलप कर पाओगे, इंप्लीमेंट कर पाओगे। नेक्स्ट स्लाइड। ये इंडस्ट्री 4.0 जो मैंने बताया कि आपको मालूम है इंडस्ट्री 4.0 क्या है, इसके फैक्टर्स क्या क्या हैं, इसमें क्या क्या इन्वॉल्व है। इसमें नॉर्मली एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, ऑगमेंटेड रियलिटी, सिमुलेशन, ऑटोनोमस रोबोट्स, इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स, बिग डेटा एनालिटिक्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, साइबर सिक्योरिटी, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल इंटीग्रेशन, ये सारे जो एलिमेंट्स है, ये एलिमेंट्स ही बेसिकली इंडस्ट्री 4.0 है। इसमें ऐसा नहीं कि सब सिक्वेंशियली लगाना है, कोई भी एनीवन कैन यूज एज पर द रिक्वायरमेंट, एज पर द प्रोडक्ट्स स्टीवर्डनेस जो बोला मैंने, जो सस्टेनेबल फोकस के लिए, उसमें कोई भी एक यूज करके you can implement your journey towards industry 4.0 using IoT, Internet of Things. Next slide. ये इंडस्ट्री 4.0 इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए हमको इस तरीके से आगे बढ़ना पड़ता है। पहले डिफाइन, मेजर, इवैल्यूएट, ऑप्टिमाइज, जिसको बोलते हैं DMEO। उसके बाद हम करेंगे डेवलप, वैलिडेट, इम्प्लीमेंट। तब हम जाएंगे DMAIC में, जिसमें आपका ऑलरेडी प्लान टू चेक टाइप होता है, वो हम उसको चेक कर पाएंगे, और उसको बाद हम उसको डिजिटाइज कर सकते हैं, देन इट गो टू डिजिटाइजेशन। सो इस तरीके से इंडस्ट्री 4.0 है। यही फैक्टर जो आप देख रहे हो ना, ये जो ब्लू बॉक्स में DFSS लिखा हुआ है, इसी को हम लोग डिजाइन थिंकिंग के तौर में भी कर सकते हैं। तो इतना लंबा साइकिल नहीं होता है, उसमें 5 साइकिल होता है, 5 पिलर्स होते हैं और स्प्रिंट साइकिल होता है। तो डिफरेंस बिटवीन दिस DFSS एंड लेटेस्ट डिजाइन थिंकिंग यही है। तो इसमें आप देखिए कहीं भी एम्पैथी नहीं है, कोई भी ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच नहीं है। तो हमने उसमें एक पिलर डाला गया है, 5वां पिलर ह्यूमन सेंट्रिक। जो भी काम होगा, जो भी इफेक्ट होगा, डिफाइन हो, इवैल्यूएट हो, ऑप्टिमाइज हो, जो भी हो, वैलिडेट हो, DMAIC हो, डिजिटाइजेशन हो, हर जगह हर स्टेप में ह्यूमन सेंट्रिक, ह्यूमन अप्रोच, ह्यूमन सेंसेस, ह्यूमन एलिमेंट्स ऑफ सेंसेस को लेके चला गया है। नेक्स्ट स्लाइड।
अभी आए लास्ट वाला जो हाउ वी कैन इम्प्लीमेंट रियल टाइम स्मार्ट रेडीनेस। अब देखिए विद एडवेंट ऑफ इंडस्ट्री 4.0 आने के बाद आपका डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी में बहुत सारा हो चुका है, जैसे डिजिटल ट्विन हुआ, आईओटी हुआ, बिग डेटा हुआ, क्लाउड कंप्यूटिंग हुआ, स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग हुआ। ये सारे चीज जो है ना अभी रिसर्च फोकस हो गया इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग फील्ड के लिए ग्लोबली। इसमें आप देखो कि एक सेंसर है जो फिजिकल स्पेस है, साइबर स्पेस में वो परसेप्शन करेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग के तौर, और नॉलेज बेस में बोले तो आपका ये जो भी ईआरपी सिस्टम है, मैन्युफैक्चरिंग सेल्स है, नॉलेज बेस, ये सारा चीज देखिए तीनों फिजिकल और बीच में आपका जो ब्रिजिंग है, ब्रिजिंग किया हमने साइबर स्पेस, और रियल टाइम में हमने थ्रू आईओटी के थ्रू जो कस्टमर्स को सपोर्ट किया वो नॉलेज बेस हुआ, ईआरपी हुआ, या मैन्युफैक्चरिंग सेल्स जैसे इंडस्ट्री 4.0 में हम ऑटोमेटेड मशीन्स, ऑटोमेटेड इंडस्ट्री हम चला सकते हैं। तो इसमें एक प्रोपोज मॉडल जो हमने दिखाया एप्लीकेशन सिनेरियो ऑफ द स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग सेल, देखिए आप एक डिजिटल ट्विन मॉडल सिमुलेशन करने के लिए होता है। वो एक फैक्ट्री है, प्रोडक्शन ऑर्डर, उसको हम डिजिटली हम उसको सिमुलेट कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं डिजिटल ट्विन, मतलब जस्ट हूबहू उसका एक रूपरेखा बना के हम डिजिटली उसको सिमुलेट कर सकते हैं और देख सकते हैं अच्छा ये मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री में ये प्रोडक्ट बन सकता है। तो उसके हिसाब से फिर हम उसको ये जो भी देखिए आप प्रोसेसिंग से पता कर सकते हैं कितना चिप आएगा, कितना फॉल्ट हैंडलिंग होगा, प्रोसेसिंग प्लान होगा, उसमें क्वालिटी कंट्रोल, प्रोडक्शन कंट्रोल, ये सारा चीज पॉसिबल है, इंक्लूडिंग सेफ्टी मॉनिटरिंग यूजिंग ये सारे जो है ना सीपीएस, आईओटी, बिग डेटा, क्लाउड, रोबोटिक्स, ऑटोमेशन लेके हम एक इंडस्ट्री 4.0 का कंसेप्ट यूज कर सकते हैं, जिसको हम बोल सकते हैं रियल टाइम। रियल टाइम इसलिए क्योंकि सेंसर बेस्ड है, और रियल टाइम आपको सेंस करते रहेगा, आपको इन्फॉर्मेशन देते रहेगा, तो हिसाब से इमीडिएटली आप उसको प्रेस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स कर सकते हैं, भाई क्या होने वाला है, डायग्नोस्टिक कर सकते हैं, डायग्नोस्टिक करके उसका सोल्यूशन निकाल के इमीडिएटली कोई फॉल्ट हो तो उसको सुधार सकते हैं। प्रोडक्शन मान लीजिए घट रहा है तो उसको बढ़ा सकते हैं, कुछ उसमें चेंजेस कर सकते हैं, प्रोडक्ट डिजाइन में चेंज कर सकते हैं 3D प्रिंटिंग को वही लेके, है कि नहीं। तो इसमें आप देखिएगा सिचुएशन एंड फॉल्स ऑफ द प्रोसेस कैन बी इंटेलिजेंटली सेंस्ड, क्योंकि सेंसर आप इंटेलिजेंटली ही लगाओगे तो उसका रिजल्ट भी इंटेलिजेंट रिजल्ट ही आएगा, क्योंकि वो जो तो गार्बेज रिजल्ट तो आपको देगा नहीं। सो उसमें क्या है, इमीडिएटली यू कैन एनालाइज इट, यू कैन प्रोसेस इट यूजिंग बिग डेटा फॉर ए स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग सेल। इसमें क्या होगा, डेवलपमेंट ऑफ द स्मार्ट कंट्रोल मॉड्यूल रियलाइज्ड, टू वे कनेक्शन होता है इसमें वन वे नहीं होता। इन्फॉर्मेशन आएगा तो इन्फॉर्मेशन जाएगा भी, मैंने आप पास इन्फॉर्मेशन आएगा, फिर आपका जो भी एक्शन होगा वो इन्फॉर्मेशन भी वापस जाएगा उस मशीन या उस इक्विपमेंट के पास एक्टिविटी के लिए, बिटवीन फिजिकल स्पेस एंड डिजिटल स्पेस। एक्चुअली ये एरा पूरा ही डिजिटल स्पेस और फिजिकल स्पेस बटा हुआ है, एंड इट हैज प्रूव्ड। तो इस तरीके स्ट्रक्चर से ग्लोबली हमारा जो भी काम हो रहा है वो डिजिटाइज्ड वे में हो सकता है कि इम्प्लीमेंटेशन रेशियो बहुत कम है इंडिया में, ऐसा नहीं कि 100% इंडस्ट्री एआई एनेबल्ड है, डिजिटाइज्ड है, हार्डली शायद 30-40% ही होगा, क्योंकि लोगों में अभी भी कंफ्यूजन है, लोगों में अभी भी डर है कि वो डेटा इरेज ना हो जाए, डेटा हैक ना हो जाए, या मेरा डेटा जो भी है वो मेरे प्रोसेस को या मेरे ऑब्जेक्टिव को सपोर्ट नहीं कर पाए। तो ये सब चीज चलेगा, बट नेक्स्ट 5 years 10 years बोले तो ये पर्पसफुली सबको करना पड़ेगा, तो नहीं करेगा तो सस्टेन करना थोड़ा मुश्किल हो जाए। नेक्स्ट स्लाइड। अभी ये मैं बता रहा था कि माइक्रो मैनेजमेंट क्या है और लीडरशिप क्या है। देखिए माइक्रो मैनेजमेंट नॉर्मली इसका नुकसान क्या होता है ना, ये बहुत जल्दी जल्दी छोटे छोटे काम के लिए होता है, इमीडिएट डिसीजन होता है, इससे क्या ट्रस्ट खराब होता है। इसमें एट्रिशन रेट माने लोग भागता जाता है, माने आपको लोग ज्यादा नौकरी छोड़ेगा, हाई बर्नआउट होता है, डिपेंडेंट स्टाफ बन जाता है, और नैरो विजन होता है। तो उनको मालूम ही रहता है तो इतना ही सोचना है, उतना तक ही सोचना है, कल तक ही सोचना है, हफ्ते का ही सोचना है, तो ज्यादा दिमाग क्यों लगाए। बट गुड लीडर, अब आप गुड लीडर हो कि माइक्रो मैनेजर हो कैसे पता चलेगा, इसके लिए आपको देखना पड़ेगा मोस्ट माइक्रो मैनेजर बिलीव दे आर ग्रेट लीडर्स। ज्यादातर देखिए माइक्रो मैनेजर होता है ना जो छोटे छोटे माइक्रो पार्ट्स में छोटे छोटे टर्म्स में काम करते हैं, वो अपने आप को गुड लीडर समझता है, ग्रेट लीडर समझता है। The more effectively use assigned tasks, the less you feel compelled to micromanage. Managing your employee feels competent and confident will increase the quality of the work. तो आपको डेलीगेशन करना बहुत जरूरी होता है। माइक्रो मैनेजर्स डेलीगेट नहीं करता है, लीडर डेलीगेट करता है, वो रेस्पॉन्सिबिलिटी किसी और को देता है और कॉन्फिडेंटली देता है कि उसको मालूम है कि ये करके देगा। सो इसीलिए हाल में मैंने लिखा है कि लीडर्स क्या करता है, लीडर्स फैसिलिटेट करता है,
वो खुद नहीं करता बट पूरा फैसिलिटेशन देगा ताकि उसके बंदे को काम करने में सहूलियत हो। माइक्रो मैनेजर्स क्या करता है, काम देता है उसको उसके सर पर बैठा रहता है। लीडर्स गिव कॉन्टेक्स्ट, वो एक कॉन्टेक्स्ट देगा। माइक्रो मैनेजर्स डिक्टेट करता है, वो डिक्टेट नहीं करता, वो कॉन्टेक्स्ट बताएगा, एक सिचुएशन बताएगा, बोलेगा इस सिचुएशन को हमको इस तरीके से सॉल्व करना है, उसके बाद वो डेलीगेट करेगा। लीडर्स अकाउंटेबिलिटी इंस्टिल करते हैं, इसका मतलब काम देगा तो हटेगा नहीं, वो काम में कुछ गड़बड़ होता है तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेगा। माइक्रो मैनेजर्स कंट्रोल करता रहता है और लीडर्स डेलीगेट करता है। माइक्रो मैनेजर्स क्रिएट बॉटलनेक, वो ज्यादा तक सॉल्यूशन को निकालने के जगह पर सॉल्यूशन को में और ज्यादा सॉल्यूशन पैदा प्रॉब्लम पैदा करता है। नेक्स्ट स्लाइड। सो हमें कैसे एक कमिटमेंट और विद एम्पैथी एंड ट्रस्ट के साथ हम कैसे एक डेवलप कर सके इंडस्ट्री के लिए, तो इसमें 6 क्रिटिकल पैराडॉक्स है जो लीडर्स मस्ट हैव टू बिल्ड एंड मेंटेन ट्रस्ट ड्यूरिंग टाइम ऑफ चेंज। ये 6 पैराडॉक्स है जो कि एक टाइम ऑफ चेंज, अभी तो टाइम ऑफ चेंज ही है, हर घड़ी चेंज हो रहा है, तो ये जो ट्रस्ट को बिल्ड करने के लिए उसको ये चीजें ध्यान रखना होगा। पहला हो गया कैपिटलाइजेशन ऑन स्ट्रेंथ, अपनी टीम को कभी भी नकारे नहीं। दूसरा हो गया सेल्फ रिलायंस, तीसरा हो गया ऑप्टिमिज्म, वो बहुत ऑप्टिमिस्टिक होना है। उसके बाद बीइंग टफ, सेंस ऑफ अर्जेंसी, क्रिएटिंग कैटलाइजिंग द चेंज, चेंज करना है, कैसे करना है उसको कैटलाइज करना, उसको शुरुआत करने का काम उनका है। उसके बाद ये तो हो गया स्ट्रक्चरल साइड में, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के साइड में। पीपुल साइड में भी 6 है, जैसे कि गोइंग अगेंस्ट द ग्रेन, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग, जनरल जो फॉलो होता है जनरल ट्रेंड के अगेंस्ट जाने का जो चैलेंज है वो लेने के लायक होना पड़ेगा उसको। ही हैव टू ट्रस्ट अदर्स, ही हैव टू रियलिज्म, ओपननेस होना पड़ेगा। ही हैज टू बी एम्पैथेटिक, फिर से आ गया ह्यूमन सेंट्रिक। उसके बाद ही हैज टू रियलिस्टिक पेशेंस होना पड़ेगा एंड कोपिंग विद द ट्रांजिशन। ट्रांजिशन होने में हरदम लोगों को कंफर्ट जोन से निकलने में दिक्कत होता है, तो वो उनको टीम को इंस्टिल करना पड़ेगा। कंफर्ट जोन छोड़ने में आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपका एक कंफर्ट जोन निकलेंगे तब हम अब जाके सक्सेसफुल होंगे। नेक्स्ट स्लाइड। ये हो गया कमिटमेंट विद एम्पैथी एंड ट्रस्ट। तो ट्रस्ट ऐसा चीज है, इट इज नॉट समथिंग एनीवन कैन सिंपली क्लेम। ये जनरली हम बोलते हैं ट्रस्ट ट्रस्ट बोलते हैं, ये वो साधारण सा वर्ड नहीं है, ठीक है। इफ एनीवन एक्सेप्ट दैट ट्रस्ट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट व्हेन इट इज रेसिप्रोकेटेड। हम आप किसी पर विश्वास करते हैं, वो हम पर विश्वास करता है, तभी ट्रस्ट बिल्ड होता है। देन इट इज मेडिएटेड थ्रू अदर स्किल्स लाइक कन्वर्सेशन, उसके बाद हम कन्वर्सेशन होता है, पॉजिटिव कन्वर्सेशन होता है एंड पॉजिटिव लिसनिंग होता है। सो इसमें हम देखेंगे हमारे पास बिल्ड करने के लिए विनिंग एस्पिरेशन होना बहुत जरूरी है। वी हैव टू प्रिपेयर फॉर द फ्यूचर। फ्यूचर को हमको यदि पता हो फ्यूचर क्या है, उसमें एडेप्टेबिलिटी, रेसिलियंसी, एफिशिएंसी, न्यू कैपेबिलिटीज की जानकारी हो, तो हम एक विनिंग एस्पिरेशंस तैयार कर सकते हैं। हम कहाँ खेलें, वेयर टू प्ले, we can play these trust into within our internal staff, extended talent networks, recruiting also, team building also. कैसे जीते, how to win by building a competency models, focus on bottom up skill and mapping skills to learning process and capabilities कहाँ पर डेवलप होगा। इससे डेवलप जो हमारे कैपेबिलिटीज डेवलप करने हैं वो हमें थ्रू करना पड़ेगा कॉम्पिटेंसी मॉडल डिजाइन, कम्युनिटी बिल्डिंग, स्किल क्यूरेशन। स्किल क्यूरेशन एक नया वर्ड है जिसमें क्या होता है ना, अपस्किलिंग को भी हम स्किल क्यूरेशन बोल सकते हैं। एंड LRM, लर्निंग रिसोर्स मैनेजमेंट, ये खाली इंडस्ट्री का व यूनिवर्सिटीज या एजुकेशन इंस्टीट्यूट का काम नहीं है, ये सोसाइटी का भी काम है। और लास्ट एंड फाइनली सिस्टम, ताकि स्किल एंड कॉम्पिटेंसी मेजरमेंट कैसे हो, ताकि हम अपने इंटरनल स्टाफ हो, एक्सटर्नल स्टाफ हो, हमारे जो स्टेक होल्डर्स हो, उसको एक प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन जाए, ताकि ट्रस्ट बिल्ड हो और ट्रस्ट सस्टेन हो। मेरे ख्याल से ये मेरा लास्ट स्लाइड था। तो मैं थोड़ा सा बोलना चाहूंगा कॉस्ट ऑफ ट्रस्ट के ऊपर। एक्चुअली ज्यादातर आप समझ देखिएगा, मैक्सिमम स्टार्टअप पे कंप्लेंट रहता है कि हम इतना इसमें काम किए, हमने एक वैसा बिजनेस मॉडल बनाया, ऐसा प्रोडक्ट बनाया, मार्केट में लेके गए, इतना स्टडी किए, हमने प्रूफ ऑफ कंसेप्ट भी ट्राई किया, फील्ड ट्रायल भी किया, फिर भी देखते हैं कि हमारा प्रोडक्ट तो लोग
एक्सेप्ट नहीं करते हैं, जबकि हमारे पास ज्यादा फीचर्स है। ये किस लिए होता है? इट इज बिकॉज ऑफ देयर इज लैक ऑफ ट्रस्ट, जिसको हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग ट्रस्ट। ग्लोबली देखा गया है कि डेवलप कंट्रीज में बिल्डिंग कॉस्ट ऑफ ट्रस्ट में 16% खर्चा जाता है। 16% expense is basically made by the industry to manage and develop the trust. डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया में 35% है अपने बजट का। तो सोच सकते हैं कि ये कॉस्ट ऑफ ट्रस्ट फैक्टर हमारे बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स को मालूम नहीं। तो इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? इसका सोल्यूशन ऐसे ही होगा ना, हाउ टू बिल्ड कमिटमेंट। आप ये जो कमिटमेंट बिल्ड कर रहे हो ये कस्टमर के साथ कर रहे हो, बट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आप ये कमिटमेंट केवल आपका प्रोडक्ट, सर्विस, आपका क्या प्रेजेंटेशन या आपका जो बोलने का स्किल, कम्युनिकेशन स्किल से नहीं हो रहा है। इसके अलावा भी 2 फैक्टर उसमें मिसिंग है। एक है आप एम्पैथी के साथ नहीं करोगे, ट्रस्ट के साथ नहीं करोगे, तो आप कभी भी अपना कमिटमेंट सोसाइटी में बिल्ड नहीं कर पाओगे। उसके लिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए मैंने नीला नीला में दिखा दिया है कि आपके पास विनिंग एस्पिरेशन हो, आपके पास कहाँ खेलना है, वेयर टू प्ले, व्हेन टू प्ले, लाइक पोजीशनिंग ऑफ ए प्रोडक्ट, ये आपको पता होना पड़ेगा। हाउ टू विन, बट हाउ टू विन में ऐसा नहीं है कि यू आर विनिंग एंड समवन इज लूजिंग, नहीं चलेगा। हाउ टू विन मींस यू आर विनिंग, योर स्टेक होल्डर्स आर आल्सो विनिंग, and you should know the capabilities and how to develop capabilities of your product, your service, your team, your system, your infrastructure, everything. तो ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है कॉस्ट ऑफ ट्रस्ट। आप कभी मौका मिले तो एक बार जस्ट यू कैन सर्च इन गूगल द व्हाट इज द मीन ऑफ कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग ट्रस्ट, कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग ट्रस्ट। एंड यही इट इज द हिडन कॉस्ट व्हिच इज नॉट सीन, नॉट डिलीवर्ड, नॉट स्पोकन एनीवेयर इन एनी ऑफ द सेशंस। तो ये एक निगेटिव रह जाता है। स्टार्टअप को पता नहीं चल पाता कि भाई मेरा इतना कुछ होने के बाद भी मेरा प्रोडक्ट बिकता नहीं है, स्केल नहीं होता है। क्या फंड के चक्कर में होता है तो फंड खोजना शुरू करता है, या फिर मेरा टीम ही गड़बड़ है, या फिर मेरा प्रोडक्ट में कुछ गड़बड़ है। तो ये सब बेसिकली कुछ डिलेमास, बॉटलनेक्स दिखे हैं। तो मैंने सोचा कि कॉस्ट ऑफ ट्रस्ट की बात भी जस्ट एक यूज करते चले जाओ। तो this is my last slide. Yes, so thank you all of you, especially Archand Dev sir, for giving me this opportunity to discuss on the subject. मुझे मालूम नहीं मैंने कितना समझा पाया, बोल पाया। Pleasure is all ours. ऐसा Pleasure is all ours. है, बस Wonderful academic ही है। deliberation and it was very exhaustive. बहुत ही अच्छा और हाँ, बहुत exhaustive संपूर्ण रहा। था ये। इसका स्क्रीन कर मेरा एक क्वेश्चन है, मैं सबको एक अवसर दूंगा कि प्रश्न पूछने के लिए आपसे। मेरा पहला प्रश्न आपसे ये है कि what is the difference between intellectual stimulation and inspirational motivation? Like आपके एक स्लाइड में ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप थे, आपने 4 हाँ, चीजें दिखाई थी। मुझे चारों में थोड़ा सा समानता लगे। डेफिनेटली इसमें अंतर होगा, आप दिखा रहे हैं तो उसमें अंतर होगा। जैसे कि इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन में आपने बताया कि ये एक इंटेलेक्चुअल इनपुट्स देना अपने फॉलोअर्स को प्रेरित करना ताकि वो काम को, कार्य को संपन्न कर पाए। और इंस्पिरेशनल मोटिवेशन में एक विजन, आप कोई एक विजन चॉक आउट करके देना अपने जो शिक्षक है वो ये अपने छात्रों को एक विजन चॉक आउट करके देना, या मेंटर को चॉक आउट करके दे रहा है। तो one leads to the other. It is like something like that, and this the two actually have a difference. हाँ, ना वो आप यू आर वेरी राइट। एक्चुअली जब मैंने बोला कि ये सस्टेनेबिलिटी कंसाइंस की बात जब किया तो एक्चुअली ये कहीं ना कहीं जाके कॉग्निटिव साइंस के ऊपर जुड़ा हुआ है। तो कॉग्निटिव स्किल्स के ऊपर जुड़ा हुआ है कि लीडरशिप के स्टाइल्स एक्चुअली इट इज वेरी ट्रांसफॉर्मेशनल। लीडरशिप स्टाइल्स भी बहुत एजाइल होता है। देखिए, ए लीडर कैन नॉट बी जस्ट ए ट्रांसफॉर्मेशन लीडर एवरी टाइम। So sometimes he might be innovative leader, he might be system leader, he might be transformation leader. So it changes depending on the situation to situation, but he has to be leader. He cannot be a micromanager or he cannot be a macro manager. He or she has to be a leader. तो ये एक बात हो गया। दूसरा ये हो गया कि जब हम कॉग्निटिव साइंस की बात करेंगे तो ये इंटर रिलेटेडनेस तो आपको, भले ही मैं बुलेट्स में अलग कर दिया, बट एक्चुअली इफ यू सम अप
ये इंटर रिलेटेड इसीलिए है बिकॉज दे आर टू सेल्फ, इनर सेल्फ एंड आउटर सेल्फ। तो इनर सेल्फ में भी ही हैज टू बी लीडर, आउटर सेल्फ also he has to be leader. A leader cannot be leader if it is not internally leader for himself. वो अपने आप को लीडर नहीं मानता है अंदर से, तो वो लीडर जितना भी ट्रेनिंग दीजिए समझाइए वो लीडर नहीं हो सकता। तो उसको पहले तो रिस्क टेकिंग तो इंटरनली मैंने बेसिकली इंटरनल मींस इनर एंड आउटवर्ड दोनों चीज में मैंने जैसे ऑर्गेनाइजेशन बताया कि इंटरनल क्या डेवलपमेंट करना है, एक्सटर्नल क्या डेवलप करना है, जिसमें फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, उसके लिए एक ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर चाहिए। बट हम ये बात को नहीं भूलने का है कि एक लीडर एक ह्यूमन है, ही जस्ट ए कैटलिस्ट फॉर द चेंज इन द ऑर्गेनाइजेशन इन ए एजाइल वे, सस्टेनेबल वे। तो उसके पहले लीडर को ये ऐसा समझना होगा कि मैं लीडर हूं तो आई हैव टू ऑल्सो इम्बाइब ऑल दोस एप्टीट्यूड्स एंड एटीट्यूड्स ऑफ ए लीडरशिप। Varieties of leadership can be there. यदि मैं ट्रांसफॉर्मेशनल बोलूं तो he should be in a position to transform himself. For it, he or she might have to take the risk. पहले वो खुद को ट्रांसफॉर्म होकर दिखाए, तभी जाके अपने मेंबर्स को वो इन्फ्लुएंस कर पाएगा, वो रिस्क को ले पाएगा। एक ऑर्गेनाइजेशन के रिस्क को वो सस्टेन करने के लिए वो एक्चुअली वो कैटलिस्ट है, वो कैटलिस्ट है इसलिए क्योंकि वो खुद समझता है कि मैं खुद को चेंज कर सकता हूं, तो मैं ऑर्गेनाइजेशन या फिर सोसाइटी या एनवायरनमेंट जो इम्पैक्ट है, जो फैक्टर्स को चेंज क्यों नहीं कर सकता। Dr. Fugan, physics tells us the catalyst does not itself change, changes the reaction of the cell. तो ये एक्चुअली क्या होता है, जैसे मैं अपने क्षेत्र में बोलूं, अभी ऐसा तो नहीं है कि आई कैन बी ए नॉलेज ऑफ, आई कैन बी मैंने सब चीज का ज्ञानी तो नहीं हो सकता है कि नहीं, बट मैं कुछ ज्ञान के कुछ पॉइंट्स को समझ लूं, वो उसके तरीके को समझ लूं, तो पहले तो मैं अपने आप को उसको इम्प्लीमेंट करके ट्रायल बेसिस पर तो मैं सोसाइटी में उसको एक बार देख सकता हूं। तो वो स्टार्टअप में होना बहुत जरूरी है। आपका पहले खुद को बदलो, फिर हाँ एग्जैक्टली ना, वो स्टार्टअप में भी होता है ना। आप कोई भी प्रोडक्ट लाओगे तो इसका कोई गारंटी कोई देने वाला थोड़ी बैठा है कि आपका प्रोडक्ट हम खरीदेंगे। आपका काम था प्रोडक्ट बनाया, मेरा काम है खरीदना, नहीं खरीदता आप क्या करोगे। तो पहला चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अपने को पूछा कि ये प्रोडक्ट जो मैंने बनाया है, सर्विस दिया, क्या मैं खुद खरीदूंगा। जब अपने आप हाँ, तो माइक्रोमैनेजमेंट लीडर को क्यों नहीं करना चाहिए? इज इट मैं ये समझ लूं कि माइक्रोमैनेजमेंट लीड्स टू इंटरवेंशन and leader should be a facilitator. He should not intervene but to intervene for the better. हाँ, माइक्रो मैनेजमेंट नहीं, एक्चुअली देखिए मैनेजमेंट तो करना ही पड़ेगा। माइक्रो और मैक्रो का भी कुछ अच्छे पॉइंट्स भी हैं, बट प्रॉब्लम क्या होता है, माइक्रो मैनेजर हो तो वो क्या है, कुछ क्षण भर के लिए, उसका कोई लॉन्ग टर्म ड्रीम वगैरह नहीं होता है, वो खाली फिक्स द सॉल्यूशन होता है। फिक्स द सॉल्यूशन करने के चक्कर में पूरा गड़बड़ाता है। अपनी टीम को अवसर दूं कि अपने ढंग से काम करे। हाँ यही बात है ना, क्योंकि माइक्रो मैनेजमेंट में डिक्टेट कर देता हूं कि तुम इसी तरह से करो, तो उसमें तो इनोवेटिवनेस तो खत्म हो गया ना। वो सोचेगा नहीं, बोले जरूरत क्या है, इनोवेशन टू हैपन इवन ऑन हिज ओन टीम। इसलिए माइक्रो मैनेजमेंट नहीं करना चाहिए ना। उनका कैपेबिलिटीज को बढ़ाना पड़ेगा, उनको एक चांस देना पड़ेगा, रिस्क टेकिंग उनको सिखाना पड़ेगा, भाई रिस्क लो भाई, मैं हूं साथ। अच्छा, एक चीज अकाउंटेबल होता है ना। उसके बाद मैं प्रश्न उत्तर में जाऊंगा कि एक ये लीडरशिप का सेशन है, लीडरशिप और ये प्रोडक्ट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट प्लेसमेंट, इसके तालमेल कैसे हो सकती है? लाइक व्हाट इज योर इम्पैक्ट ऑफ लीडरशिप or a startup which is actually a born leader, he can make his entrepreneurial venture successful. इस चीज का कोरिलेशन आप कैसे एस्टैब्लिश करेंगे, इसकी कैसे समझाएंगे? देखिए लीडर्स जो होता है, पहला जो सपोर्ट रहता है, देखिए कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस आपको एक्चुअली एक एजम्पशंस के ऊपर लाए हो, because we are producing, we are starting some enterprise, some solution on assumptions based on some data, ठीक है, but आपकी आवाज कट रही है डॉक्टर।
तो impact so जो भी assumptions based होगा तो he has a very long impact, long vision होता है उसका कि आज नहीं चलेगा, कल नहीं चलेगा, बट ये 100% ये लीडर्स क्या है और वो लीडर कर पाता कि भाई डरो मत, विदाउट कंप्रोमाइजिंग द फ्यूचर कैपेबिलिटीज। मैंने एक लाइन बताया था आपको, फ्यूचर में क्या होगा, वी आर नॉट टू थिंक ऑफ दैट एंड वी आर गोइंग कंप्रोमाइज कि भाई ये अभी करेंगे, कल ये चेंज होगा, चलेगा नहीं चलेगा, नो कंप्रोमाइज। जो है दिस इज फॉर द प्रेजेंट नीड। और ये रिस्क टेकिंग, ये चेंज एनवायरमेंट्स, ये चेंजिंग एप्टीट्यूड जो होता है ना, लीडर्स का ही होता है, बिकॉज ही नोज वेल कि यदि इफ एवरीथिंग इज डन इन ए वेरी प्रॉपर वे, डॉक्यूमेंटेड वे, तो देयर हैज टू बी हैव सॉल्यूशंस, मींस रिजल्ट्स हैज टू बी हैव देयर। ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि रिजल्ट्स आना ही है, वो इफ यू हैव डन समथिंग देन रिजल्ट हैज टू बी देयर, बट इट मे बी लॉन्ग टर्म व्हिच मैक्रो और माइक्रो मैनेजर्स कैन नॉट अंडरस्टैंड, क्योंकि उनको आज ही रिजल्ट चाहिए। प्रोडक्ट ले आया, मैं बाजार में जाऊंगा, बिक्री होना है, पर लीडर उसको एक अपॉर्चुनिटी के हिसाब से लेता है। आज नहीं बिका तो इसका वजह क्या है, ही इज ए फैक्ट फाइंडिंग पर्सन होता है। अच्छा ऐसा है तो ही विल अगेन डू सम चेंजेस, फिर लेके जाएगा, भी नहीं बिका, फिर लेके जाएगा। फिर थॉमस अल्वा एडिसन इज ए लीडर, 9,999 बार फेल होने के बाद 10,000वें बार में बल्ब लिया। वो क्या, उनका क्या कहना है कि मैं सक्सेसफुल हूं, क्यों मैं सक्सेसफुल इसलिए हूं कि मैंने लोगों को बता पाया कि 9,999 तरीके ऐसे हैं जिससे बल्ब नहीं बनेगा, और मैंने ये भी तरीका बताया कि इससे बल्ब बनेगा। तो वो ऑप्टिमिस्टिक आदमी है, वो लीडर है। वो माइक्रो मैनेजर या मैनेजर होता तो वो इतना लंबा खींचता ही नहीं, वो एक दो सोल्यूशन के बाद बोलता भाई ये बल्ब बनाने का कोई पद्धति मुझे नहीं मालूम है भी नहीं दुनिया में शायद। तो ये होता है लीडर और ये होता है मैनेजर का डिफरेंस। पे लॉन्ग टर्म विजन होता है, उसके पास रेसिलियंस होता है, वो सस्टेन रहता है, वो घबराता नहीं है, डरता नहीं है, वो आगे निकलते चलता है, वैल्यू एडिशन करते जाता है। वो एक ही चीज को फिर घुमा घुमा के बाजार नहीं लेगा, उसमें वैल्यू एडिशन करेगा, कस्टमर का फीडबैक लेगा, अपने लोगों का फीडबैक लेगा, उसमें वैल्यू एडिशन, इनोवेशन कंटिन्यूअस प्रोसेस में चलेगा। तभी इसको बोलते हैं ना इनोवेशन लीडरशिप भी होता है। दे आर बेसिकली लीडर्स हु आर ऑलवेज इनटू पोजीशन ऑफ क्रिएटिंग इकोसिस्टम इनोवेशन, अपने लिए ही नहीं, अपनी सोसाइटी के लिए भी, कि भाई पॉजिटिव थिंकिंग करना है, इंटीग्रिटी के साथ काम करना है, तो सक्सेस तो मिलेगा ही। तो ये थोड़ा सा जो है वो एक लीडरशिप रोल होने से स्टार्टअप में ये जो डिमोटिवेशन होता है ना, डिप्रेशन, ये नहीं होगा। Yes, क्योंकि हर चीज ऐसा नहीं, he has traversed many paths, so he knows which way to follow. क्योंकि अगर 100 पाथ है तो 99 100 पाथ से गुजर चुके हैं, तो 19 पाथ से रास्ता नहीं निकलेगा। He must have just himself. he is actually not reinventing the same path. वो घुमा घुमा के वो काम नहीं करता है, इसीलिए और एक प्रॉब्लम हमारे साथ भी हो रहा है, हमारे पास रिपोजिटरी नहीं है फॉर दिस बेस्ट प्रैक्टिसेस। एक्चुअली हम सक्सेस स्टोरी पर ज्यादा ध्यान देते हैं, फेलियर स्टोरीज पर ध्यान देना तो हम। Now, आप में से किसी का भी कोई प्रश्न है जो यहाँ पे, हाँ प्लीज आपका परिचय कीजिए। Good evening, sir. हाँ गुड Question to you is, you were talking about big data analytics and agri-tech. So can you tell me how the big data is useful for agri-tech, and which part of big data is useful in it? Because I myself have a data science background. I worked on big data, Python, Tableau. So for my work, big data was very limited. But I just want to understand how the big data is useful for agri-tech. Big data analytics, this is also called as business intelligence. Okay. Actually, see, in this growing world, we are playing with informations. So for any leaders, any type of leaders or managers to take immediate and real-time decisions, you need some real-time informations. That to correct informations. So conventional system के पास उतनी कैपेबिलिटीज नहीं है कि इतना डेटा को चर्न कर पाए और आपका कुछ निकल पाए, ठीक है।
बट बिग डेटा यूजिंग AI enabled टूल्स, वो क्या है कि उनका प्रोसेसिंग बहुत फास्ट है, एंड बिग डेटा का एक फायदा क्या है कि यू कैन डिफाइन विच डेटा टू बी एनालाइज्ड एंड विच डेटा टू बी प्रोसेस्ड। नहीं तो पूरा का पूरा डेटा को लेके वो काम करना शुरू करता था कन्वेंशनल सिस्टम में। इसमें क्या है, यू कैन बी वेरी सिलेक्टिव विच डेटा आई नीड एंड विच इंफॉर्मेशन आई नीड फॉर विच पर्टिकुलर पार्ट। ओके, तो इसमें क्या है, बिग डेटा इसलिए बोला जाता है क्योंकि लॉट वॉल्यूम ऑफ डेटा के लिए इसको बिग डेटा बोलते हैं, गीगाबाइट्स या यू कैन से टेराबाइट, जो भी है उस लेवल पर चला गया। तो बिग डेटा में यू कैन हैव लॉट ऑफ एनालिटिक्स लाइक प्रेस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स, डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स, प्रिवेंटिव एनालिटिक्स। वो पूरा का पूरा जो होता है ना, वो आपका भविष्य बता सकता है, पास्ट बता सकता है। वो प्रेस्क्रिप्शन देता है डॉक्टर जैसा कि भाई ये करोगे तो ऐसा होगा, ये करोगे तो ऐसा होगा, ये करोगे तो ऐसा होगा, आप डिसीजन लो तो कोई क्या करना है। अब इसमें भी आपका ये देखना है कि जो डेटा आपने इनपुट में डाला है वो कितना सही है। गलत डेटा डालिएगा तो गलत रिजल्ट निकलेगा। इसीलिए बोला गया था ना कि ये जब कोविड आया था तो गवर्नमेंट को या हेल्थ केयर सिस्टम को कोई एक डिसीजन लेने में दिक्कत हो रहा था कि हमारी सरकार तो कितने सालों से डेटा कलेक्ट ही नहीं की, और जो कि वो 20-20 साल पुराना डेटा था। अब अचानक ये धमाका आया तो अब इसको मान लीजिए हम एनालिटिक्स में डालो तो क्या रिजल्ट निकलेगा। सोचिए 71 का डेटा, 91 का डेटा लेके मशीन क्या बताएगा। तो हमारे सिस्टम में थोड़ा डिले हुआ, बट उसके चलते क्या हुआ, एक चीज अच्छा हो गया, अभी सरकार ये डेटा रिपोजिटरी को बहुत स्ट्रॉन्ग कर दिया। सही डेटा होगा तो सही रिजल्ट निकलेगा। ये एक्चुअली क्या है, ये आपको एक सपोर्टिंग टूल है कोई भी लीडर के लिए कि आप जो भी डिसीजन करोगे तो डिपेंडेंट नहीं रहना डेटा एनालिटिक्स के ऊपर, बट डेटा एनालिटिक्स आपको एक सपोर्टिंग टूल रहता है कि चलो भाई आप इनसे इस सिस्टम से पता, मशीन से पता करते हैं भाई ये क्या दिखाता है, सिमुलेशन में क्या रिजल्ट आता है। तो एक कलेक्टिव डिसीजन, फास्ट डिसीजन, रियल टाइम डिसीजन आप ले सकते हो, जिससे आपको पैसा भी बचेगा। जो डिजिटल ट्विन टावर जो बोले ना, वो बिग डेटा का एक पार्ट है। एक रेप्लिका बनाते हो पूरी की पूरी इंडस्ट्री का वर्चुअली, और इंडस्ट्री को चलाओगे डिजिटल ट्विन में सिस्टम में, ठीक है, चला के देखोगे चलता है तो इसका मतलब वो इंडस्ट्री भी 100% नहीं भी तो कम से कम 80% तो चलेगा। तो ये होता है बिग डेटा। बिग को हटा दीजिए, डेटा एनालिटिक्स, जिसमें हम बिजनेस एनालिटिक्स बोले, बहुत लोग उसको बोलता है बिजनेस इंटेलिजेंस, कि हमको मार्केट का इंटेलिजेंस रिपोर्ट मिल जाए तो हम पता कर पाए कि अभी आगे आने वाले दिनों में 15 दिन महीना में कौन कस्टमर का परसेप्शन में कितना बदलाव आएगा, ताकि हम फटाफट अपना स्टोर में वो मटेरियल हटाएं और नया मटेरियल घुसाएं। मैंने फास्ट चेंजिंग होना पड़ेगा, फास्ट अर्ली मूवर्स, नहीं तो फिर हमारी इन्वेंट्री खराब होगा और सेल्स में भी इफेक्ट आएगा। तो बहुत सारा चीजें आजकल तो बहुत फास्ट परसेप्शन है ना, कुछ भी खराब लगा तो लोग सोशल मीडिया में डाल दिए, आपका ऐसे ही बेड़ा गर्क हो गया, समझ रहे हैं। तो उस चीज को कैसे कंट्रोल किया जाए, उसको ज्यादा ध्यान देने के लिए ये डेटा एनालिटिक्स तो सपोर्टिव होता है। ये डेटा कहीं से भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि डेटा आपको कोई एजेंसी से लेना, आप सोशल मीडिया से उठाइए, अपना इंटरनल डेटा है वो ले लीजिए, एक्सटर्नल आपका जो रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर्स उससे ले लीजिए, सप्लायर से ले लीजिए, वो डेटा भी आप रन करके देखिए, आपको जैसा परसेप्शन, जैसा भी रिजल्ट चाहिए आपको, जिस सेक्टर के लिए चाहिए, जिस एरिया के लिए चाहिए, आपको मिलेगा। शॉर्ट टर्म रिजल्ट मिलेगा, लॉन्ग टर्म चाहिए, जैसा चाहिए। ट्रेंड पता चलता है, एक ट्रेंड आपको दिखेगा, ग्राफिकल भी देख सकते हैं। Yes, so after the, for example, big data का काम हो गया, सारा प्रोडक्ट का सारा पता चल गया कि कितना प्रोड्यूस होगा, कितना डिमांड सप्लाई होगा, कितना प्रॉफिट होगा. Then afterwards, when we have the product with ourselves, then we can use the blockchain technology for the transportation. ना Yes, sir. ब्लॉकचेन दूसरा हो गया। देखिए पहले था आपका ब्लॉकचेन एक लेजर सिस्टम है, पहले था 2 टायर, ब्लॉकचेन आने के बाद 3 टायर हो गया, ठीक है। इससे क्या हो गया कि एक ट्रस्ट, एक कॉस्ट ऑफ ट्रस्ट की बात कर रहा था ना, लोगों में ट्रस्ट बढ़ गया, क्योंकि अब लेन देन के मामले में ब्लॉकचेन आते ही लोगों में विश्वास हो गया कि मेरा पैसा जो है वो गड़बड़, ट्रांजेक्शन में कुछ गड़बड़ नहीं होगा, क्योंकि उसमें तीसरा एक स्ट्रक्चर होता है, ब्लॉक बनना शुरू होता है ना, जिसको ब्लॉकचेन बोलते हैं। एक तरफ हो गया आपका जो पैसा दे रहा है उसका लेजर, एक जो हो गया उसका जो लेता है उसका लेजर, और दोनों के बीच में एक ब्लॉक बन गया, जो एक ब्लॉक, ऐसे बहुत सारे ब्लॉक बन के ब्लॉकचेन हो गए, ठीक है। तो इससे क्या है ना, आपका P2P मतलब प्रोक्योर टू पे या जो भी पेमेंट जो ट्रांजैक्शन होगा वो सिक्योर्ड हो गया, डिजिटली सिक्योर्ड हो गया, विच कैन नॉट बी हैक्ड, विच कैन नॉट बी रिप्लिकेटेड। तो ब्लॉकचेन बेसिकली कॉस्ट ऑफ ट्रस्ट को घटा रहा है।
जो 35% कॉस्ट था बजट का, किसी भी का बजट था फॉर मेंटेनिंग ट्रस्ट को, वो ब्लॉकचेन के चक्कर में ड्रास्टिकली रिड्यूस हुआ है। ठीक है, वो एक चक्कर है, वो है ओनली ट्रस्ट बिल्डिंग इन केस ऑफ लैंडिंग एंड जो भी पैसा लेन देन के लिए। बट इमेज प्रोसेसिंग में या आपका इमेज को बढ़ाने में, इमेज के ट्रस्ट को बिल्ड करने में ब्लॉकचेन का कोई रोल नहीं। वो तो मैंने बताया ना आपको, रोल होगा तो वो पूरा जो फ्लो है वो एम्पैथी, ह्यूमन सेंट्रिक होना पड़ेगा। सारा डिजाइन, सारा सिस्टम, सारा वर्किंग शुड बी सेंटर्ड अराउंड ह्यूमन बीइंग। आप कस्टमर के जूते को पहन के आप सोचिए कस्टमर क्या सोचता है, तब समझ में आएगा आपको मैं क्या सोचता हूँ कस्टमर के बारे में। वो कस्टमर को कोई फर्क नहीं पड़ता, कस्टमर क्या सोचता है तभी मेरे को समझ में तो वैसा अभी बोथ वे कम्युनिकेशन, वन वे नहीं। आप ठोकते जाएंगे, बजाज स्कूटर टाइप नहीं चलेगा। ठीक है, आप 6 महीना वेट कीजिए, स्कूटर आएगा, नहीं चलेगा। 1 मिनट भी इधर किया ना, कस्टमर चला जाएगा दूसरे का। तो उसको कैसे रोक के रखना, फुट जो बोलते हैं ना हम लोग, ये फुटफॉल, ये भी आपका वेबसाइट में एआई एनेबल करने से वो फुटफॉल चेक कर सकता है, कितना कस्टमर आया, कितना गया, कौन आया कौन गया, सब पता चलते रहेगा। इधर लाइट चला गया होटल में, रुकिए अभी लाइट आएगा। किसी और का ऑनलाइन से जुड़े हुए मित्रों, ऑनलाइन में जुड़े हुए कोई प्रश्न है लीडरशिप के ऊपर, कुछ और विषय में? Hello, sir. Good morning, sir. हाँ, कृपया अपना परिचय दीजिए, फिर प्रश्न पूछिए। My name is Subham Kumar, sir, from BCA, and I am a first semester student. वाह, Sir, my question is that how to manage fund in a startup time, because in a startup there is a loss of short क्या कहता है management of money. हिंदी में पूछो। मीन्स आपका सवाल क्या है, हाउ टू मैनेज फंड, पैसा आ गया आपके पास, उसको मैनेज कैसे कीजिएगा, यही ना? Yes, sir. मैनेज कैसे कीजिएगा पैसा लेने से पहले। इसका मतलब देखिए, यही सबसे बड़ा गड़बड़ी स्टार्टअप में हो रहा है कि जहां पैसा मिल रहा है लेते जा रहे हैं। ठीक है, ये नहीं होना है, यही मैं बोलना चाह रहा हूँ। मतलब आपका कोई योजना ही नहीं है, ये नहीं होना है, ये गड़बड़ होगा, इसीलिए गड़बड़ होता है। पहले तो बूट स्ट्रैपिंग करके चले, आपको पहले 10 बार पूछना है अपने आप को मुझे पैसा क्यों चाहिए। ऑलवेज आस्क 10 टाइम्स मुझे पैसा क्यों चाहिए। दूसरा पूछने से पहले अपने आप को पूछना है व्हाई आई नीड मनी, क्योंकि यही पर गड़बड़ होता है। क्या होता है कि आप पैसा इधर उधर से मिलता है कि आप लेते गए, आप आनंद फानंद एक्सपांशन कर दिया, 10 आदमी था अभी 20 आदमी खड़ा कर दिया, बाद में जाके आपको यही सब चीज लायबिलिटीज लगेगी, संभालना मुश्किल हो जाएगा। उतना ही पैसा लीजिए जितना सही में आपको जरूरत है। 5 करोड़ जरूरत है तो 5 करोड़, कोई 10 करोड़ दे रहा तो और एक्स्ट्रा 5 करोड़ नहीं लेना। ये थोड़ा आज का विषय नहीं है। आपको बाद में जाके VC में भी दिक्कत करेगा, VC पूछेगा इतना पैसा क्यों लिया आपने, वेंचर कैपिटलिस्ट पूछेगा ना, तो इतना पैसा आप क्यों लिया, और लिया भी तो क्या किया बताइए, सेल बढ़ाया या टीम बढ़ाया। भाई शुभम, ये आज का विषय नहीं है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा बता देता हूँ कि पैसा क्यों चाहिए, धनराशि आपको क्यों चाहिए, किस क्षेत्र में आप विस्तार करेंगे, क्या आपका स्टार्टअप है, क्या आपका लक्ष्य है, ये आपके पैसा लेने के पूर्व निर्णय लेनी होगी। अगर आपने निर्णय नहीं किया तो पैसा लेके फंस जाइएगा, क्योंकि पैसा तो आपको लौटाना है। अगर ग्रांट है गवर्नमेंट से, किससे आपको यूटिलाइजेशन देना है। धनराशि किसी और से लेने से पूर्व बहुत सावधानी बरतनी होगी आपको। Okay, sir. ठीक है, और एक चीज और किस खाते में खर्चा करेंगे तो ऐसा लगे आप बैठ नहीं सकते। और एक चीज बता दूं मैं, ये पैसा का मामला अभी सिविल के साथ भी जुड़ गया है। ठीक है, अभी ऐसा ना हो कि आने वाले दिनों में जब सही में जरूरत पड़े तो पैसा कहीं नहीं मिले। यदि एक्स्ट्रा पैसा पड़ा हुआ है तो जहां यदि कोई आपका ठीक है तो ऐसा है तो अभी उसको मैनेज ऐसा कीजिए, कुछ काम वाम नहीं है तो उसको कहीं इन्वेस्ट कीजिए, उसको कहीं लगा के रखिए, कुछ इंटरेस्ट तो मिलेगा, नहीं तो वो खर्चा हो जाएगा। बता रहा हूँ मैं, वो अच्छा बिल्डिंग बनाइएगा, अच्छा ऑफिस बनाइएगा,
एसी लगवाइएगा, बाद में बड़ा दिक्कत हो। वो अमिताभ बच्चन कॉर्पोरेशन लिमिटेड जैसा होगा, बता रहा हूँ, एबीसीएल। वो आई एम अहमदाबाद से रिक्रूट किया था, बाद में क्या हुआ? वो उतना बड़ा हाइप नहीं करना है हमको, कस्टमर को समझना है, हमारे हमको सोल्यूशन को समझना है, हमको बड़ा ईमानदारी से सोल्यूशन को मार्केट में लाना है, बस। वो ऐसे बढ़ेगा, आपका ऐसे बड़ा हो जाएगा, लोग आपका ऑफिस देख के थोड़ी सामान खरीदेगा।